स्टोरी है हमारे एमसी की, जिसकी खुद की मंगेतर ने उसे एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन के साथ धोखा दे दिया। हमारा एमसी अपने आप को इस सदमे से संभाल ही पाता है, तभी अचानक से उसके वर्ल्ड के अंदर एक अजीब सा ज़ॉम्बी वायरस फैलना चालू हो गया, जिसके कारण केवल कुछ ही महीनों के अंदर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उस ज़ॉम्बी वायरस के कारण मारी जाती है। तभी अचानक से उस वर्ल्ड के लोग अलग अलग तरीके की एबिलिटीज के साथ अवेकन करना चालू कर देते हैं। इसी बीच हमारे एमसी की फैमिली भी उसी में मारी जाती है। हालांकि लाइफ हमारे एमसी को एक दूसरा मौका देती है, वो रिनकारनेट होकर पास्ट में वापस आ जाता है। दूसरा मौका मिलने पर एमसी वहाँ पर अपने आप से वादा करता है कि अब इस बार वो किसी भी कीमत पे अपनी इस फैमिली को प्रोटेक्ट कर रखेगा। सीन की स्टार्टिंग होती है हमारे एमसी के ऊपर से, जो कि अपने हाथों के अंदर एक चाकू को लिए होता है और अपने मन ही मन बुदबुदा रहा होता है, अगर जो जिंदगी यहाँ पर कोई दूसरा मौका तुम्हें दे तो क्या तुम जैसा चाहते हो वैसा कर पाओगे। यहीं पर हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जिसका नाम रॉनी है, और वो यहाँ पर अपनी ही फैमिली की सारी गायों को स्लॉटर कर रहा था। वहाँ पर खड़े हुए लोग एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं कि आखिरकार जियो फैमिली के दूसरे बेटे के साथ क्या हो गया है, वो यहाँ पर अपनी ही फैमिली के गायों को क्यों मारे दे रहा है। ये गाय जियो फैमिली की एक अकेली सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे ये लोग पैसे कमाते हैं। ये काउस जो है वो इनके बाप दादा की दी गई विरासतें हैं, जो इनके फैमिली के अंदर चलती हुई आ रही हैं। रॉनी तो इनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अचानक से इसे यहाँ पर क्या हो गया। वहीं पर रॉनी उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए उस काऊ को मारने लगता है। अभी वहाँ पर रॉनी के पीछे से एक लड़की सिगरेट जलाकर उसके कश भरते हुए रॉनी से कहती है कि तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाते। वो जानी पहचानी आवाज को सुनकर रॉनी पीछे घूम कर देखता है तो वो पाता है कि उसके पीछे उसकी खुद की फियांसे खड़ी हुई है, या फिर कह सकते हो एक्स फियांसे। रॉनी की एक्स फियांसे कहती है, मैंने उस दहेज की 1 लाख येन वाली बात तो कल मजाक में तुमसे कह दिया था। अगर जो तुम उन्हीं पैसों के लिए अपनी फैमिली की काउस को स्लॉटर कर रहे हो तो तुम यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि इसके बाद भी मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। तुम केवल सपने देखते रहो, क्योंकि यंग मार्शल लिन ने पहले से ही मुझसे प्रॉमिस किया है शादी करने के लिए, और तो और वो हमें दहेज में 2 लाख येन प्लस एक कार भी गिफ्ट कर रहे हैं। तुम्हें लिंग फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में तो पता ही है। अगर जो इसी के चक्कर में तुमने यहाँ पर अपनी फैमिली की काउस को मार दिया तो आखिरकार तुम आगे चल के क्या ही करोगे। मेरा सजेशन है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। वहीं पर रॉनी को घेरे हुए वहाँ पर सारे के सारे लोग ये बात सुनकर रॉनी की फियांसे की तो ये बेवकूफ केवल एक औरत को पाने के लिए ये सब कर रहा है। रॉनी लेकिन ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो सही है, तुम अपनी फैमिली की काउस को मत मारो, ये वर्थ इट नहीं है। दादी बोलती है कि हाँ, विलेज के अंदर बहुत सी ऐसी कुंवारी लड़कियां हैं, कल यहाँ पर ये आंटी तुम्हें दूसरी लड़कियों से भी इंट्रोड्यूस करा सकती है। वहीं पर जुनो शांति से उन लोगों की बकवास को सुन रहा होता है, लेकिन पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तब जुनो पलटते हुए बोलता है कि क्या तुम लोगों का हो गया? अगर जो हो गया है तो यहाँ से दफा हो जाओ और मेरे समय को वेस्ट मत करो। जिनो के इस एटीट्यूड को देख कर लेकिन वहाँ पर गुस्से में आ जाती है। वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं बेवकूफी थी जो तुम्हें यहाँ पर समझाने के लिए आई। एक कचरा हमेशा एक कचरा रहेगा, चाहे तुम जितना ही उसे पॉलिश कर लो। लेकिन वहाँ से जाती है और इसी बीच रॉनी के मदर और फादर वहाँ पर आ जाते हैं। वो वहाँ पर आते साथ ही रॉनी को बुलाते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो रॉनी। अपनी मदर की आवाज सुनकर रॉनी शॉक होते हुए पीछे घूम कर देखता है तो वो पाता है कि वहाँ पर उसकी मदर और फादर उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे थे। रॉनी के फादर वहाँ पर बोलते हैं कि बेटा, अगर जो तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर बैठ कर बातें कर सकते हैं और इस मैटर को शांति से सॉल्व कर सकते हैं। आखिरकार तुम इन काउस को क्यों मार रहे हो? रॉनी की मदर भी रॉनी से चाकू को नीचे रखने के लिए कहती है। अपने मदर और फादर को सही सलामत देखकर वहाँ पर रॉनी के हाथों से उसकी चाकू छूटकर जमीन पर गिर जाती है। वो वहाँ पर उन्हें सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो वहाँ पर सिसकती हुई आवाज में उनसे बोलकर उनसे गले लग जाता है कि वापस से आप लोगों को सही सलामत देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। वहीं पर उन तीनों के इस ड्रामे को देखकर वहाँ के लोग उन तीनों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन जिन्हों प्यूबिक हेयर के बराबर उन्हें अटेंशन नहीं देता है। रॉनी वहाँ पर बोलता है, मॉम डैड, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपकी बार अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं आप दोनों के साथ ही साथ अपने बहन भाई को प्रोटेक्ट कर रखूंगा। वहीं पर रॉनी को इस तरीके से चीख कर बात करता देख उसकी मदर उसकी चिंता करते हुए बोलती हैं कि रॉनी, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? रॉनी के फादर भी चिंता करते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रॉनी बोलता है, डैड मॉम, मैं पागल नहीं हुआ, हालांकि मेरे पास जरा सा भी समय नहीं है इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आज आप लोग यहाँ पर मेरे ऊपर जरा सा भी भरोसा करते हैं तो मुझे मत रोकिएगा। रॉनी की ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स शांति से एक दूसरे की तरफ घूर कर देखते हैं, जिसके बाद रॉनी के फादर आगे बढ़ते हैं और रॉनी ने जो चाकू को नीचे जमीन पर गिरा दिया था उस चाकू को वापस से उठाते हुए कहते हैं कि मुझे पता तो नहीं है कि आखिरकार तुम इन काउस को क्यों मार रहे हो, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो और तुम कॉलेज में भी हो, जिसके कारण तुम्हारे पास खुद की अपनी वजह होगी ये सब करने के लिए। अपने फादर की ये बात सुनकर रॉनी वहाँ पर स्माइल करते हुए अपने फादर की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ पर रॉनी के फादर उसकी गर्दन को पकड़कर उसे पीछे घसीट कर ले जाते हुए कहते हैं, चलो आओ, आज मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करता हूँ इन काउस को मारने में। रॉनी की मदर भी ये सब देखकर स्माइल करने लगती हैं। पीछे से बूढ़ी दादी बोलती हैं, फैंग, उन्हें रोको, अगर जो तुम्हारा बेटा पागल हो चुका है तो क्या तुम्हारा हस्बैंड भी उन्हीं के साथ में पागलों वाली हरकतें करेगा? लेकिन रॉनी
की मदर जरा सा भी नहीं सहती, वो उल्टा उन्हीं बूढ़ी दादी को सुनकर अपने हस्बैंड और अपने बेटे की हाथ बटाने के लिए उन्हीं के साथ में चले जाती है। वहाँ पर सारे के सारे लोग जो वहाँ पर ये तमाशा देख रहे थे वो वहाँ पर बात करने लगते हैं कि जियाओ फैमिली पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि ली फैमिली की डॉटर ने उसे छोड़ दिया, भला इस तरीके के पागल को कौन ही अपना हस्बैंड बनाएगा। वहीं पर रॉनी अपने फोन को निहारते हुए टाइम को देख रहा था और अपने मन के अंदर कहता है मेरे पास कुल मिलाकर 4 घंटे का समय है, जो कि काफी नहीं है। मुझे जल्द से जल्द इस स्लॉटरिंग को खत्म करना होगा। जिन्हों वहाँ पर अपने फोन को उठाते हुए भीड़ की तरफ बोलता है, क्या यहाँ पर मेरी कोई मदद करने के लिए आएगा? मुझे 3 लोगों की जरूरत है, मैं हर एक पर्सन के ऊपर 500 येन दूंगा। पैसों की बात सुनकर जो भीड़ पहले रॉनी का मजाक उड़ा रही थी वो अब रॉनी की मदद करने के लिए एक दूसरे को धक्का देकर आगे आने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर रॉनी थोड़ा सोचता है और वहाँ पर इन 3 लोगों को सेलेक्ट करता है। वो तीनों के तीनों लोग जाकर वहाँ पर रॉनी के फादर और उनकी मदर का हाथ बटाने लगते हैं। वहीं पर रॉनी किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से एक पर्सन फोन को उठाता है। रॉनी बोलता है, हेलो बॉस जुआंग, मैं रॉनी बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपनी काउस को बेचना चाहता हूँ और मैं केवल कैश ही एक्सेप्ट करूंगा। मैटर थोड़ा अर्जेंट है, इसलिए मैं इन्हें आधे प्राइस में भी बेचने के लिए तैयार हूँ। यहीं से सीन शिफ्ट होकर कुछ समय बाद पर आता है। रॉनी वहाँ पर सारी की सारी काउस को बेच आया था और अपने साथ में झोले भरकर पैसों को लेकर आया था। रॉनी वहाँ पर नोटों को गिन रहा होता है कि तभी वहाँ पर रॉनी की मदर पीछे से रॉनी को बुलाती हैं। वो अभी भी थोड़ी चिंता में थी। वो कहती हैं कि हमने तुम्हारे कहने पर ये कर तो दिया, लेकिन जिस दाम में तुम इन्हें बेच कर आए हो उसके हिसाब से हमें 10,000 का नुकसान हो गया है। रॉनी बोलता है, मॉम डैड चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिरकार मैंने ये किस लिए किया। रॉनी वहाँ पर अपने बैग को उठाता है और कार की तरफ जाते हुए कहता है, अभी आप लोगों को घर जाना चाहिए। जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता तब तक कि घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर रखना। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कोई सी भी आपदा आ जाए, इन्हें खोलना मत। लेकिन रॉनी की मदर अभी भी थोड़ी चिंता कर रही होती हैं। तभी रॉनी के फादर बोलते हैं, उसे जाने दो, उसने अब तक की जो कुछ भी करने के लिए ठाना है वो उसमें कभी भी फेल नहीं हुआ है। वैसे भी हम दोनों ने उसके ऊपर भरोसा करते हुए वो सब कर तो दिया है, अब हमें केवल उसे सपोर्ट करने की जरूरत है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर थोड़ी देर बाद हाईवे के ऊपर आता है। रॉनी वहाँ पर फुल स्पीड में अपने ट्रक को भगाया जा रहा था। इसी बीच वो अपने मन के अंदर कहता है, मैंने यहाँ पर इतनी सारी ग्रोसरीज को इकट्ठा कर लिया है कि मेरी फैमिली 1 महीने तक बिना किसी चिंता के खाने की फिक्र किए बिना गुजार सकती है। अभी के लिए मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है वेपन और गन पाउडर। हालांकि मेरे पास अभी यहाँ पर केवल 2 ही घंटे बचे हैं। 2 घंटे के बाद यहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस फैलना चालू हो जाएगा इस प्लेनेट के ऊपर। ये वायरस सबसे पहले पालतू जानवरों के बीच फैलेगा, जिसके वजह से वो पालतू जानवर म्यूटेट होकर नरभक्षियों में बदल जाएंगे। इस वायरस को इंसानों तक भी पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही कोई म्यूटेट क्रिएचर किसी ह्यूमन को काटेगा वैसे ही वो इंसान म्यूटेट होकर ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, जिसके अंदर जरा से भी सोचने या समझने की क्षमता नहीं है। इस वायरस के फैलने के केवल 1 महीने के अंदर इस प्लेनेट के ऊपर कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जहाँ पर ये म्यूटेट क्रिएचर और ज़ॉम्बी ना हो। 1 महीने में, केवल 1 महीने में इस प्लेनेट के ऊपर पूरी पॉपुलेशन में मुश्किल से ही 10 लाख लोग इस कैटास्ट्रॉफी में सरवाइव कर पाएंगे। मेरी पिछली लाइफ में जब ये वायरस फैलना चालू हुआ था, मेरे पेरेंट्स और मेरी पूरी फैमिली उसी दौरान मारे गए थे, लेकिन इस जिंदगी ने मुझे दूसरा चांस दिया है। मुझे पता नहीं है कि आखिरकार मैं क्यों वापस से रिबॉर्न हुआ उस महामारी या आपदा के आने के केवल कुछ घंटे पहले। लेकिन अगर जो लाइफ ने सच में मुझे यहाँ पर दूसरा मौका दिया है तो मैं यहाँ पर पास्ट में अपने की गई गलतियों को वापस से बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा। मैंने यहाँ पर सारी की सारी एसेंशियल्स चीजों को जिनकी जरूरत हमें लगेगी, सेल्फ डिफेंस के यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स के साथ ही साथ इमरजेंसी मेडिकेशन के लिए बहुत सारी फर्स्ट एड किट, बैंडेजेस, पेन किलर और एंटीबायोटिक्स को इकट्ठा कर लिया है। और आखिर में जाकर जो चीज रह गई है वो है गन पाउडर। ये बोलते हुए रॉनी वहाँ पर अपने ट्रक को लेकर एक फैक्ट्री के सामने आ जाता है। रॉनी बोलता है कि इस कैटास्ट्रॉफी के अंदर जिस पर्सन के पास सबसे ज्यादा गन पाउडर होगा वही सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खतरा केवल ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट्स का नहीं है। ये बोलते हुए रॉनी वहाँ पर जैसे ही गेट को खोलता है वहाँ पर वो रूम के अंदर 2 पर्सन्स को पाता है। इस बंदे का नाम लिन जी है, तो मैं इसे लिन कह के बुलाऊंगा। लिन वहाँ पर एक फिशी सी स्माइल करते हुए बोलता है कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही बड़ी डील लेकर आया है, लेकिन ये पर्सन तो मेरे सेक्रेटरी का कोई पुराना लीचर दोस्त निकला। हालांकि रॉनी उसकी बातों के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देता। वहाँ पर टेबल के ऊपर अपने बैग को रखते हुए बोलता है, हमारे गार्ड ने सही कहा था, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी डील को लेकर आया हूँ। ये बोलकर रॉनी उस बैग की चेन को खोल देता है जिसके अंदर पैसे थे। रॉनी कहता है कि ये पूरे के पूरे 1 लाख येन है। उन 1 लाख येन्स को देखकर लिन वहाँ पर मुंह बनाते हुए बोलता है, रुको, ये पैसे तो तुमसे रिलेटेड है ना। बोलते हुए लिन वहाँ पर लीकिन की तरफ देखता है। लिन कहता है कि अब मैं समझा। ये बोलकर लिन वहाँ पर पागलों के जैसे हंसना चालू कर देता है। वो कहता है, रॉनी मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा उतावले हो। तुमने यहाँ पर उन 1 लाख येन्स को इकट्ठा कर लिया जो तुम्हारी शादी के दहेज में लीकिन को जाने वाले थे। लीकिन ये सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि नहीं सीईओ, ये बंदा अब मुझसे जरा सा भी रिलेटेड नहीं है। जुनो बोलता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं ये 1 लाख येन में तुम्हारे पास से 1 केजी ब्लैक गन पाउडर को खरीदने के लिए आया हूँ। जुनो की ये बात सुनकर लिन वहाँ पर पूरी तरीके से शांत पड़ जाता है। लिन कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हो रॉनी, और वैसे भी हम यहाँ पर एक लीगल कंपनी है, ऐसी इलीगल चीजों को तो
हम यहाँ पर छूते तक नहीं है। जिनो बोलता है अच्छा, खैर मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम इलीगल चीजों को छूते हो या नहीं, लेकिन शायद उस लड़की को पता होगा। 1 साल पहले दिसंबर के महीने में फैंगलिंग फैक्ट्री के पीछे ब्लू कलर की ड्रेस में, शायद तुम्हें कुछ याद आया होगा। रॉनी की ये वाली बात सुनकर लिंजी के वहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि शायद जिस लड़की के बारे में रॉनी यहाँ पर बात कर रहा है, शायद उस लड़की के साथ लिंजी ने कुछ गलत किया था। रॉनी लिंजी से बोलता है कि अगर जो तुम ये सीक्रेट एक सीक्रेट ही रहे तो मेरे 1 लाख येन एक्सेप्ट कर लो और मुझे इसके बदले में ब्लैक गन पाउडर दे दो, मैं चुप रहूंगा। रॉनी की बात सुनकर लिन वहाँ पर पूरी तरीके से शांत पड़ जाता है। थोड़ी देर के बाद उस चुप्पी को तोड़ते हुए लिन वहाँ पर लीकिन से कहता है, सुनो, मुझे याद आया कि इस सीजन की तुमने इन्वेंट्री को चेक ही नहीं किया है। शायद हमारे पास थोड़ा गन पाउडर पड़ा है। स्टोरेज रूम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण शायद हमने उस गन पाउडर को मंगाया था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि हमें उस गन पाउडर की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम उस गन पाउडर को इसे बेच दो। वहीं लेकिन लंबी सी सांस छोड़ते हुए ठीक है बोलती है और अपने मन के अंदर कहती है, हमें उस गन पाउडर को केवल मेरी वजह से बेचना पड़ रहा है। ये बोलते हुए लेकिन वहाँ से जाने लगती है। उसे वहाँ से ज्यादा देख रॉनी लेकिन से कहता है, लेकिन पास्ट में तुम्हारे फादर ने हमारी फैमिली की बहुत ही ज्यादा मदद की थी, इसलिए अगर जो फ्यूचर के अंदर किसी भी तरीके की मुश्किल का सामना करना पड़े तो मैं तुम्हारी एक आखिरी बार तुम्हारे फादर की वजह से मदद जरूर करूंगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। वहीं पर रॉनी की ये सारी बात लेकिन वहाँ पर शांति से सुनती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रॉनी भी जिस काम से यहाँ पर आया था वो काम भी हो गया था, इसके वजह से रॉनी भी अब लिन से अलविदा लेते हुए वहाँ से चला जाता है। रॉनी के वहाँ से जाने के बाद लिन वहाँ पर सन्नाटे में थोड़ी देर तक बैठा रहता है, जिसके बाद वो हंसना चालू कर देता है। वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, हमारे साथ खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा रॉनी। थामा स्किप मत करना। हाँ तो क्या तुम भी अपनी स्क्रीन के वॉलपेपर के लिए ऐसी और ऐसी एनिमेटेड इमेजेस को गूगल के ऊपर ढूंढ रहे हो, या फिर अपनी खुद की एनिमेटेड गिफ बनाने के लिए कुछ ऐसी इमेजेस को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे गिफ बनाने के उस आइडिया के ऊपर पूरी तरीके से मैच करे, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा भाई है ना। आज मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक ऐसी वेबसाइट लेकर आया हूँ जहाँ पर केवल कुछ चंद सेकंड्स के अंदर तुम्हें तुम्हारी एनिमेटेड इमेजेस मिल जाएंगी, ज्यादा माथापच्ची किए बिना। इनसे मिलो। यह है कुशापेग, एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पर तुम्हें दर्जनों में इतनी सारी एनिमेटेड इमेजेस मिल जाएंगी कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिरकार मैं इनमें से चूज क्या करूं। हालांकि इस चीज का निवारण भी इस वेबसाइट ने पहले से ही कर रखा है। तुम्हें सिंपली यहाँ पर गूगल के ऊपर आना है और सर्च करना है कुशापेक्स। जैसा ही तुम ये सर्च करोगे तुम्हारे सामने एक वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। तुम्हें सबसे पहले वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और तुम इस वेबसाइट के अंदर एंटर कर जाओगे। जैसा ही तुम यहाँ पर स्क्रॉल ऑन करते हुए नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी जिन्हें तुम अपने टेस्ट के अनुसार सेलेक्ट कर यहाँ पर ऊपर आकर डाउनलोड भी कर सकते हो। अब तुम मेरे सब्सक्राइबर हो इसलिए मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारा टेस्ट भी थोड़ा हटकर होगा, लेकिन तुम्हें इसकी भी चिंता नहीं करनी है। तुम्हें सिंपली स्क्रॉल अप करते हुए यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाना है। यहीं पर तुम्हें इमेज जनरेटर मिल जाएगा। तुम्हें सिंपली अपनी इमेज के लिए एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट यहाँ पर देना है और हल्का सा नीचे आकर यहाँ पर तुम्हें जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है और बूम, केवल कुछ ही सेकंड के अंदर तुम्हारी मनचाही इमेज तुम्हारे सामने होगी। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता होगा, जो कि देखा जाए तो एक तरीके से नॉर्मल भी है, लेकिन इसका निवारण भी यहाँ पर इन लोगों ने पहले से ही दे रखा है। तुम्हें जिस तरीके की इमेज चाहिए उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर इस इमेज जनरेटर के अंदर लिखना है और जिस तरीके की आर्ट स्टाइल तुम्हें चाहिए तुम्हें सिंपली स्क्रॉल डाउन करते हुए उसी इमेज के ऊपर सेलेक्ट करते हुए क्लिक करना है। जैसे ही तुम उस इमेज के ऊपर क्लिक करोगे उस इमेज के जस्ट नीचे तुम्हें उस इमेज की आर्ट स्टाइल मिल जाएगी। तुम्हें सिंपली उसे कॉपी कर लेना है और ऊपर आकर इमेज जनरेटर के अंदर सबसे पहले उसे पेस्ट कर देना है। जैसे ही तुम ये करोगे तुम्हें नीचे आना है और यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्टिमाइजेशन वाला आइकन मिल जाएगा। तुम्हें उसी के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आइकन तुम्हारी इमेज जनरेटर के अंदर दिए गए उस इमेज के छोटे से कैरेक्टर स्केच को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज और इनहांस कर तुम्हें दे देगा, जिसे तुम जनरेट के आइकन के ऊपर क्लिक कर आराम से अपने दिए गए उस प्रॉम्प्ट से एक इमेज को भी जनरेट कर सकते हो। यही नहीं, अगर जो गलती से तुम्हारे फोन के अंदर से ये इमेजेस डिलीट भी हो जाए तभी भी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेबसाइट तुम्हारे द्वारा क्रिएट करी गई हर एक इमेज को अपने अंदर पहले से ही सेव कर लेता है। तो जाओ, मुंह क्या ताक रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ट्राई मारो। तेरा भाई बोल रहा है ना। यहीं से सीन शिफ्ट होकर वापस से होम टाउन के ऊपर रॉनी के घर के ऊपर आता है। रॉनी वहाँ पर सारे के सारी एसेंशियल चीजों को लेकर वापस घर आ गया था। ट्रक से बाहर आकर अपने मदर और फादर को बाहर बुलाता है। हालांकि उसके मदर और फादर के बजाय उसका बड़ा भाई बाहर आता है। रॉनी का बड़ा भाई थोड़ा बहुत गुस्से में लग रहा था। रॉनी से कहता है कि आखिरकार तुम्हें आज हो क्या गया है। रॉनी उसे देखकर कहता है, अरे बड़े भाई तुम वापस आ गए। बड़ा भाई जिसका नाम नॉलन है वो कहता है, मैंने यहाँ पर लोगों से सुना है कि तुमने यहाँ पर हमारी फैमिली की काउस को बेच दिया है। रॉनी बोलता है कि मेरे पास जरा सा भी समय नहीं है तुम्हें ये सब चीजों को एक्सप्लेन करने का, पहले मुझे तुम ये बताओ कि बहन वापस आ गई। ये बोलकर रॉनी वहाँ पर ट्रक के ऊपर से सामान उतारने लगता है। रॉनी के सवाल पर नॉलन जवाब देते हुए बोलता है, नहीं, मिंगमिंग तो वापस अभी तक नहीं आई है। जिन्हों यह सुनकर घबरा जाता है क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में जिन्हों की छोटी बहन मिंगमिंग इस समय तक स्कूल से वापस आ गई थी। शायद उसके पास्ट लाइफ से अलग एक्ट करने की वजह से फ्यूचर जो है वो चेंज हो गया है। रॉनी वहाँ पर वापस से ट्रक के अंदर बैठते हुए कहता है कि मैं मिंगमिंग को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इस चीज को याद रखना, कुछ भी हो जाए दरवाजे और खिड़कियों को खोलना मत। नॉलन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हों वहाँ
पर रुकता नहीं है। जुनो वहाँ पर फुल स्पीड में पहाड़ों से होते हुए हाईवे के ऊपर पूरी रफ्तार में भगा रहा होता है। इसी दौरान वो अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने आप ही को तसल्ली देते हुए कहता है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। म्यूटेशन के पहले दिन बहुत ही कम ऐसे इंसान थे जो ज़ॉम्बी के अंदर म्यूटेट हुए थे, लेकिन मिंगमिंग के स्कूल के अंदर तो बहुत ही ज्यादा भीड़ होगी, इसीलिए इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। रॉनी परेशान होता है और फुल स्पीड में अपने ट्रक को चला रहा होता है कि तभी वहाँ पर रॉनी के ट्रक के सामने कोई चीज आ जाती है। रॉनी ना चाहते हुए भी उस चीज को अपने ट्रक से टक्कर मार देता है। इसकी वजह से उसका ट्रक भी थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। हालांकि किसी तरीके से रॉनी अपने ट्रक को संभाल लेता है। हालांकि जिस चीज से रॉनी वहाँ पर टकराया था वो चीज हाईवे के ऊपर पूरी रगड़ सी गई थी। खून हर जगह फैल सा गया था। रॉनी अपने सर को पकड़ते हुए विंडो को खोलकर बाहर झाँक कर देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जो चीज वहाँ पर रॉनी के ट्रक के साथ टकराया था वो एक पपी होता है, जो कि अब म्यूटेट होकर एक ज़ॉम्बी पपी बन चुका है, या ज़ॉम्बी डॉग कह लो। उस म्यूटेट डॉग को वहाँ पर देखकर रॉनी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि म्यूटेशन तो वक्त से पहले ही चालू हो गई। यहीं से सीन शिफ्ट होकर 1 घंटे पहले मिंगमिंग के स्कूल पर आता है। क्लास के अंदर कुछ लड़कियां ग्रुप बनाकर वहाँ पर के ही बारे में बात कर रही होती हैं। लड़की वहाँ पर अपने फोन को हिलाते हुए कहती है कि तुमने सुना उस बेवकूफ पागल रॉनी ने यहाँ पर फिर से क्या किया है? उसने अपनी फैमिली की काउस को मारकर बेच दिया है केवल एक लड़की की दहेज के पैसे के लिए। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरीके का कचरा इंसान नहीं देखा। तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है मिंगमिंग? वो तुम्हारा बड़ा भाई है ना? सच में किसी ऐसे इंसान के साथ में रहना कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। वहीं पर मिंगमिंग गुस्से में मगर शांति से उसकी सारी की सारी बातों को सुन रही होती है। लेकिन ये लड़की जिसका नाम ज़ियाविया है ये यहीं पर नहीं रुकती। ज़ियाविया वहाँ पर मिंगमिंग की पूरी फैमिली को लपेटना चालू कर देती है। अब अपने परिवार की बेइज्जती सुनकर मिंगमिंग गुस्से में आ जाती है। वो अपने टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए अपने सीट से गुस्से में उठ जाती है। इस तरीके से गुस्से में देख ज़ियाविया उसे और भी ज्यादा मॉक करते हुए कहती है, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, ये तुम अपने आंखों से खुद ही देख लो। तुम्हारी पूरी फैमिली उस पागल के साथ पागलों वाली हरकतें कर रही है। ये बोलते हुए ज़ियाविया वहाँ पर मिंगमिंग की फैमिली की वीडियो अपने फोन के ऊपर चलाकर दिखा रही थी। अभी मिंगमिंग उसके हाथ के ऊपर अपने जोर से हाथ को मारती है, जिसके वजह से ज़ियाविया का फोन जो उसके हाथ में था वो उसके हाथ से छूटकर दूर जाकर गिरता है। अपने फोन को देखकर ज़ियाविया वहाँ पर गुस्से में आ जाती है। वो अपनी सीट से उठकर मिंगमिंग से कहती है कि क्या तू यहाँ पर मरना चाहती है? इसी बीच मिंगमिंग की नजर अपने राइट साइड के ऊपर पड़ती है। मिंगमिंग तुरंत ही अपनी सीट से उठकर उस फोन की तरफ जाने लगती है। फोन के पास जाकर उसे उठाती है और उसे हवा के अंदर हिलाते हुए जोरों से कहती है, ओ ज़ियाविया मुझे माफ कर देना, मेरा हाथ गलती से तुम्हारे फोन के ऊपर लग गया जिसके वजह से तुम्हारा फोन नीचे गिर गया, तो मैं तुम्हारा ये फोन तुम्हें वापस कर दे रही हूँ। मिंगमिंग ये चीज वहाँ पर जानबूझ के कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके जस्ट पीछे उसकी होमरूम टीचर खड़ी हुई है। वो अपने हाथ को और भी ज्यादा ऊंचे उठाते हुए टीचर के सामने उस फोन को कर देती है। टीचर भी वहाँ पर समझ जाती है। वो ज़ियाविया का फोन मिंगमिंग से लेते हुए कहती है, ज़ियाविया तुम फिर आज यहाँ पर अपने फोन को लेकर आई हो। पिछली बार भी तुमने ऐसा किया था, लेकिन अब की बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अब की बार मैं तुम्हारे फादर को बुलाऊंगी इस फोन को कलेक्ट करने के लिए। ज़ियाविया को ये बोलने के बाद टीचर मिंगमिंग से भी कहते हैं, मिंगमिंग तुम भी अपनी सीट पर जाओ। मिंगमिंग भी वहाँ पर स्माइल करते हुए अपनी सीट पर जाने लगती है। अपनी सीट पर जाते समय बीच में वो वहाँ पर ज़ियाविया को चिढ़ाते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, अगली बार मैं पक्का ध्यान दूंगी कि मेरे पीछे टीचर है या नहीं। ये बोलने के बाद मिंगमिंग वहाँ पर अपनी सीट पर चली जाती है। वहीं पर ज़ियाविया गुस्से में अपने दांत को पीसते हुए मिंगमिंग का नाम लेती है। इसी के साथ ही कुछ समय बाद वहाँ पर स्कूल में छुट्टी हो जाती है। सभी के सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर वापस अपने घर को जाने लगते हैं। इसी बीच क्लासरूम के अंदर हमें मिंगमिंग को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर मार खा रही थी, जो दीवार से लड़कर वहाँ पर जमीन पर गिर गई थी। वो कोई और नहीं बल्कि ज़ियाविया होती है, जो कि मिंगमिंग को मार रही थी। ज़ियाविया कहती है, बहन की टकी क्या अब तेरा मुंह नहीं खुल रहा है? इतनी देर से तो तू चपड़ चपड़ किए जा रही थी। वो मिंगमिंग के बाल को पकड़कर वहाँ पर खींचते हुए कहती है कि क्या हुआ, अपने मुंह को खोल। वहीं पर मिंगमिंग घबराए हुए उसे देख रही थी। वो अपने मन के अंदर कहती है कि क्लास में आज मेरी सफाई की ड्यूटी है। तभी वहाँ पर ज़ियाविया अपने पास एक कटर को निकालती है और मिंगमिंग से कहती है कि क्या हुआ, तुम अपने मुंह को क्यों नहीं खोल रही हो? आओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ तुम्हारे मुंह को खोलने में। ये बोलकर वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी तरीके से उस कटर को ज़ियाविया के मुंह की तरफ लाने लगती है। इसी बीच बाहर बारिश में रॉनी के ट्रक को हमें दिखाया जाता है। रॉनी वहाँ पर छुट्टी के समय ही स्कूल तक पहुँच गया था, लेकिन तब रॉनी वहाँ पर अपने सामने का नजारा देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर छुट्टी के समय भगदड़ मची हुई थी। स्कूल के अंदर से बच्चे मदद की गुहार लगाते हुए दौड़कर बाहर जा रहे थे। इसी बीच सीन शिफ्ट होकर मिंगमिंग की क्लासरूम पर आता है, जहाँ पर वो कटर जो ज़ियाविया के हाथ में था वो खून की कुछ बूंदों के साथ जमीन पर आकर गिरता है। वहीं पर मिंगमिंग के फेस पे भी कुछ खून के निशान होते हैं, लेकिन ये जो खून था वो मिंगमिंग का नहीं था बल्कि ज़ियाविया का था। ज़ियाविया को वहाँ पर अजीब तरीके से खांसी आती है, जिसके वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। अचानक से ज़ियाविया वहाँ पर घुटनों पर आ जाती है और काले काले खून की उल्टी करना चालू कर देती है। मिंगमिंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो अपनी जगह से उठकर दौड़ते हुए विंडो की तरफ जाकर चिल्लाकर ज़ियाविया की मदद के लिए जोर से चिल्लाती है, लेकिन जब वो बाहर का नजारा देखती है तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। नीचे वहाँ पर कुछ स्टूडेंट एक दूसरे के ही मांस को वहाँ पर नोच नोच कर खा रहे थे। मिंगमिंग ये देखकर पूरी तरीके से सहम जाती है। वो कहती है कि
आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। मिंग मिंग वहाँ पर विंडो से जाके रही होती है कि तभी वहाँ पर उसके जस्ट पीछे एक स्टूडेंट जो कि इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी में बदल गया था, राते हुए बड़ी तेजी से मिंग मिंग की तरफ बढ़ता है। डर के मारे मिंग मिंग वहाँ पर जमीन पर बैठ जाती है, जिसके वजह से जब वो ज़ॉम्बी मिंग मिंग के ऊपर अटैक करता है तो वो दूसरी तरफ जाकर गिरता है। मिंग मिंग वहाँ पर अपने सर को ढक कर बैठ जाती है और अपने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहती है, प्लीज प्लीज मेरे नजदीक मत आओ, दूर हट जाओ। इसी बीच तभी वहाँ पर जाविया भी आ जाती है, जो कि अब जाविया नहीं थी क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी और एक ज़ॉम्बी में बदल गई थी। आगे बढ़ते हुए मिंग मिंग के ऊपर अटैक कर देती है। मिंग मिंग उसे देखकर तो और भी ज्यादा डर जाती है। अपने हाथ को आगे करते हुए जाविया को रोकने की कोशिश करती है, जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल गई थी। लेकिन कहाँ एक तरफ ज़ॉम्बी और दूसरी तरफ छोटी सी मिंग मिंग। वो वहाँ पर चिल्लाते हुए अपने स्टूपिड भाई को बुलाती है अपनी मदद के लिए। इसी बीच तभी वहाँ पर रॉनी भी अपनी हीरो वाली एंट्री लेता है और आते साथ ही वहाँ पर उस ज़ॉम्बी के मुंह के ऊपर अपनी किक देकर मारता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी उड़ते हुए जाकर दूसरे वाले ज़ॉम्बी के पास में गिरता है। मिंग वहाँ पर धीमे धीमे अपनी आंखों को खोलती है तो वहाँ पर अपने बड़े भाई को पाती है। तभी वहाँ पर वो पहला वाला ज़ॉम्बी जिसने सबसे पहले वहाँ पर मिंग मिंग के ऊपर अटैक किया था, वो गुर्राते हुए रॉनी की तरफ आने लगा था। लेकिन रॉनी भी अपने साथ में उसी बुचर नाइफ को लेकर आया था। वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस नाइफ से उस ज़ॉम्बी के मुंह के ऊपर अटैक करता है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद रॉनी वहाँ पर अपनी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है, तुम इस तरीके से यहाँ पर जोरों से चिल्ला चिल्ला कर भला मुझे क्यों बुला रही थी, तुम्हारी आवाज को सुनकर घर से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। वहीं पर मिंग जिसकी आंखों के अंदर अभी भी आंसू थे, वो रॉनी की बात सुनकर मुंह फुला लेती है और उसे स्टूपिड ब्रदर बोल देती है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर नेशनल हाईवे के ऊपर आता है, जहाँ पर बीच रास्ते में एक ज़ॉम्बी ने एक इंसान को मार दिया था और उसे वो वहाँ पर खा रहा था। वो ज़ॉम्बी शांति से उस इंसान को वहाँ पर खा रहा था कि तभी वहाँ पर उसके पीछे से एक ट्रक आता है और उसे टक्कर मारकर हवा के अंदर उड़ा देता है। मिंग मिंग भी शांति से उसे विंडो से बाहर वहाँ पर देख रही थी। अपने आसपास ये सब देखकर जाविया भी वहाँ पर घबराई हुई थी, लेकिन वो अपने डर को अपने मन ही के अंदर दबाते हुए झूठी स्माइल करते हुए रॉनी से कहती है, ये कितना ज्यादा एक्साइटिंग है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स गेम में आ गए हैं। उसकी हालत को देखकर रॉनी वहाँ पर कहता है, इतना काफी है मिंग मिंग, अगर जो तुम यहाँ पर रोना चाहती हो तो रो सकती हो, इस बार मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। वहीं पर मिंग मिंग उसकी बातों को सुनकर कुछ भी नहीं कहती, जिसे देखकर रॉनी उसे समझाता है कि मिंग मिंग ये वर्ल्ड अब पहले जैसा नहीं रहा है, बहुत ही जल्दी ये ज़ॉम्बीज़ पूरी की पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएंगे और अगर जो हमें इस कैटास्ट्रॉफी के अंदर सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो हमें इन सभी के सभी चीजों के साथ अडेप्ट करना होगा, इन सभी चीज की हमें आदत डालनी होगी। हालांकि तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें और अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रखूंगा। मिंग मिंग ये सुनकर स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मुझे भी बड़े भाई के ऊपर भरोसा है। इसी के साथ ही वहाँ पर रात हो जाती है। सीन शिफ्ट होकर वापस से टाउन के ऊपर आता है। रॉनी वहाँ पर अपने घर के ऊपर जाकर अपने मॉम डैड को बुलाता है। उसके मॉम डैड वहाँ पर रॉनी की आवाज को सुनकर गेट को खोल देते हैं तो उन्हें दिखता है कि सामने वहाँ पर रॉनी मिंग मिंग को सही सलामत घर वहाँ पर वापस ले आया था। रॉनी वहाँ पर अपने पेरेंट्स से पूछता है क्या यहाँ पर कुछ अजीब सा हुआ था। वहीं पर मिंग जाकर अपनी मदर से चिपक जाती है। रॉनी की मदर बोलती है, अभी तो यहाँ पर पूरी तरीके से शांति है, लेकिन थोड़ी देर पहले लोग यहाँ पर गेट के सामने आकर चीखना चालू कर दिए थे। तेरे बाबा और मैं इतना ज्यादा घबरा गए थे कि हम दोनों ने गेट खोलने का तो नाम ही नहीं लिया। हालांकि इस तरफ जिन्हों ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, मेरी पिछली लाइफ के अंदर केवल कुछ ही 4-5 लोग विलेज के अंदर से गायब हुए थे। हालांकि ये जो म्यूटेटेड ज़ॉम्बी होते हैं वो धूप से थोड़ा डरते हैं, इसलिए मैंने सोचा था कि शेल्टर बनाने का प्लान मैं कल से चालू करूंगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के हाल मदर ने यहाँ पर बताए हैं उस हिसाब से तो इस रात को भी सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तभी वहाँ पर रॉनी का भाई नॉलन रॉनी से कहता है, रॉनी आखिरकार तुमने इतनी सारी ग्रोसरीज को क्यों खरीदा है? तुम्हारे बिहेवियर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जंग छिड़ने वाली है। और नॉलन की बात पर रॉनी जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ये सब चीजें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए तुम और फादर यहाँ पर मेरी मदद करो आकर इन सारी की सारी चीजों को ट्रक के ऊपर से अनलोड कराकर घर के अंदर रखने में। हालांकि जो कुछ भी हमें करना है वो जल्दी करना है। मैं अभी यहाँ से थोड़े काम से जा रहा हूँ और मैं अपने घर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आप दोनों के ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। रॉनी की ये बात सुनकर कि इतने खतरे में रॉनी वहाँ पर बाहर जा रहा है, वो वहाँ पर रॉनी की चिंता करने लगती है कि तभी वहाँ पर रॉनी की बहन अपने मदर को समझाते हुए कहती है कि मदर भाई को जाने दो, मुझे यहाँ पर भाई थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर थोड़ी देर बाद रॉनी के ऊपर आता है जो बड़ी तेजी से दौड़ते हुए कहीं को जा रहा था। इसी बीच रॉनी अपने मन के अंदर बोल रहा था, मिंग मिंग ने शायद यहाँ पर सही महसूस किया है, मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर जरूर कुछ चेंज हुआ है। इस चीज को मैंने स्कूल के ही अंदर उन ज़ॉम्बीज़ को मारते वक्त महसूस कर लिया था। चलो ठीक है, मैं सिचुएशन का फायदा उठाते हुए इस चीज को भी परख लूंगा कि आखिरकार मेरी बॉडी के अंदर क्या चेंज हुआ है। हालांकि जिसे मैं यहाँ पर बचाने के लिए जा रहा हूँ, अगर जो उसके पास उसके पास्ट की जैसे सेम एबिलिटी होगी तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। यहीं से सीन शिफ्ट होकर विलेज की सिक्योरिटी ब्यूरो पर आता है। इसकी बिल्डिंग के गेट के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हुए पड़े थे, लेकिन अंदर के लोगों को सिचुएशन की संगीनता के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था। एक लड़की जो एक बड़े से कैबिन को गेट के ऊपर लगाकर बाहर से ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने से रोक रही थी, उसे लग
रहा था कि ये बहुत सारे इंसान हैं जो विलेज के अंदर रहते हैं और ये यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हैं। वो उन ज़ॉम्बीज को समझाते हुए कहती है जो उसे लग रहा था कि वो इंसान है, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, हम आपकी सारी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, इसलिए थोड़ा शांत हो जाइए। लेकिन तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी गेट के शीशे को तोड़ देता है। देखकर तभी वहाँ पर 2 और एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं। वो उस लड़की से कहते हैं बिंग बिंग वहाँ से दूर हट जाओ, हमारे पास हथियार आ चुके हैं। उनकी बात को सुनकर वो लड़की बिंग बिंग भी वहाँ से दूर हट जाती है। जैसे ही वो लड़की बिंग बिंग उस गेट से दूर हटती है वैसे ही उसे वहाँ पर एक धड़ाम की आवाज सुनाई पड़ती है। वो गेट और वो कैबिन जो गेट के साथ में लगा हुआ था वो वहाँ पर टूटकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं से एक ज़ॉम्बी उड़ते हुए आकर जमीन पर बिंग बिंग के जस्ट बगल में गिरता है। बिंग बिंग ये देखकर हैरान होती है। वो कहती है आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा जिसने इस गेट को तोड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि हमारा रॉनी था। उस गेट को तोड़ने के बाद रॉनी वहाँ पर बड़ी कूल अंदाज में उस कैबिन के ऊपर खड़ा था और उसकी आंखें रेड कलर के अंदर भीनी भीनी सी चमक रही थी। दूसरे वो एग्जीक्यूटिव रॉनी को वहाँ पर देखकर पहचान जाते हैं कि ये रॉनी है, जो फैमिली का दूसरा लड़का। वहीं पर रॉनी घूर कर बिंग बिंग की तरफ देखता है। रॉनी की उन डरावनी आंखों को देखकर बिंग बिंग भी बहुत ही ज्यादा सहम जाती है। इसी बीच तभी वहाँ पर हवा के अंदर कुछ खून की छींटे उड़ती हुई दिखती हैं। ये खून की छींटे एक ज़ॉम्बी की थी जो थोड़ी देर पहले बिंग बिंग के पास आकर गिरा था। वो ज़ॉम्बी बिंग बिंग को काटने वाला था लेकिन रॉनी वहाँ पर फुर्ती दिखाते हुए बिंग बिंग के सामने आ गया था और अपने नाइफ के साथ ज़ॉम्बी के मुंह को वहाँ पर रोक लिया था, जिसके साथ ही रॉनी वहाँ पर उसके जॉ के ऊपर वाले हिस्से को एक ही स्लैश के अंदर उसकी निचली जॉ के साथ उसके धड़ से अलग कर देता है। उस ज़ॉम्बी की कुछ खून की छींटे बिंग बिंग के मुंह के ऊपर आकर गिरती हैं, जिसे देखकर रॉनी तुरंत ही चिंता करते हुए बिंग बिंग के फेस को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसके मुंह को अपने हाथ से इधर उधर घुमाते हुए चेक करने लगता है कि कहीं उस ज़ॉम्बी का ब्लड उसके आंख या मुंह के अंदर तो नहीं चला गया। रॉनी बिंग बिंग को देखते हुए कहता है अभी जो ये बिंग बिंग मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये मेरी पिछली लाइफ के अपोकलिप्स वाली बिंग बिंग से बहुत ही ज्यादा अलग है। रॉनी वहाँ पर बिंग बिंग से पूछता है क्या तुम्हारी बॉडी के ऊपर इसी तरीके का घाव या खरोचने का निशान है जो इन ज़ॉम्बीज के जरिए दिया गया है। बिंग बिंग अचानक से सुनकर थोड़ा फंबल कर जाती है। वो कहती है नहीं नहीं मुझे किसी तरीके की चोट नहीं लगी है। हालांकि वहाँ पर जो बाकी के 2 एग्जीक्यूटिव्स थे वो रॉनी को यहाँ पर सरेआम किसी को मारता देख थोड़ा घबरा गए थे। दूसरा एग्जीक्यूटिव जिसका नाम ब्रदर हुआंग था वो अपने मेज को लेकर बिंग बिंग के सामने आ जाता है। बिंग बिंग को अपने पीछे रहने के लिए कहता है। ब्रदर हुआंग रॉनी से कहता है रॉनी अगर जो यहाँ पर तुम्हारी किसी से दुश्मनी है हम इसे शांति से बैठ कर सुलझा सकते हैं, किसी को जान से मारना इस चीज का कोई हल नहीं है। ब्रदर हुआंग की ये बात सुनकर रॉनी बोलता है लगता है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने यहाँ पर किसी इंसान को नहीं मारा है, जिसे मैंने यहाँ पर मारा है वो एक ज़ॉम्बी है। अगर जो इसने तुम्हें काट लिया या फिर इसका ब्लड तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया तो तुम भी इसी के जैसे एक ज़ॉम्बी बन जाओगे। रॉनी की ये बात सुनकर ब्रदर हुआंग को वहाँ पर लगता है कि रॉनी यहाँ पर बकवास कर रहा है और यहाँ पर बहाने को ढूंढ रहा है अपने इस मर्डर को छुपाने के लिए। वो रॉनी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुमने यहाँ पर जितने भी लोगों को मारा है वो सभी के सभी इनोसेंट लोग थे जो यहाँ पर अपने किसी फैमिली मेंबर की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे। वहाँ पर वो दूसरा वाला एग्जीक्यूटिव ब्रदर हुआंग से कहता है हुआंग मुझे लगता है कि ये जो केस है वो हमारे विलेज कमेटी ब्यूरो के हाथ से बाहर जा चुका है, हमें पुलिस को कॉल कर देना चाहिए इस केस को संभालने के लिए। रॉनी कहता है कि पुलिस को यहाँ पर कॉल करना पूरी तरीके से बेकार है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी। कि ये बात सुनकर तभी वहाँ पर कोई ताली बजाते हुए सभी लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींचता है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि लिन था। वो वहाँ पर सभी लोगों को रॉनी के अगेंस्ट करते हुए कहता है यहाँ पर एक मर्डर के पर तो देखो कितने निकल आए हैं। ये यहाँ पर इतने लोगों के सामने किसी का बेरहमी से कत्ल करने के बाद कहा है कि पुलिस को कॉल करना बेकार है। रॉनी के भड़कावे में आकर वहाँ पर ब्यूरो के अंदर जितने भी लोग थे वो रॉनी को पकड़ने के लिए गुहार लगाने लगते हैं। सभी को अपने खिलाफ जाता देख रॉनी भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि रॉनी वहाँ पर केवल उन लोगों की मदद करना चाह रहा था लेकिन वहाँ पर और भी ज्यादा आग के अंदर घी का काम करते हुए कहता है एक मर्डर को करने के बाद तुम यहाँ पर किसी को ज़ॉम्बी कह दे रहे हो, फिर तो तुम ये भी कहोगे कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स भी हैं। के भड़कावे में आकर वहाँ पर लोग और भी ज्यादा रॉनी को कैप्चर करने के लिए गुहार लगाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर बिंग बिंग चिल्लाते हुए सभी को वहाँ पर शांत रहने के लिए कहती है। बिंग बिंग की बात को सुनकर वहाँ पर सभी के सभी शांत भी हो जाते हैं। बिंग बिंग वहाँ पर बात करना चालू करती है हम यहाँ पर आप लोगों की पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। ये भी रियलिटी है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता कि रॉनी ने आज यहाँ पर हम सभी की जान बचाई है। तुम लोगों ने खुद यहाँ पर अपनी आंखों से देखा था ये विलेज के सारे लोग बेकाबू होकर हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी वहाँ पर बिंग बिंग को रोकते हुए कहता है बस करो बिंग बिंग इतना काफी है, मेरे साथ में खड़े होने के लिए थैंक यू। जिन्हों वहाँ पर उनके सामने जाते हुए कहता है मैं इस चीज को हवा में ही नहीं कह रहा कि ये सभी के सभी ज़ॉम्बीज हैं, मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूँ। इनफैक्ट शायद मुझे ये भी पता है कि आखिरकार वो विलेज के सभी लोग कहाँ पर होंगे जो कि गुमशुदा हो गए थे। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें मेरे साथ में चलना है इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि मैं झूठ कह रहा हूँ या सच। तुम इसके बारे में क्या कहते हो लिन? क्यों ना तुम्हें मेरे साथ में चलो लिन, क्योंकि तुम ही वो थे जिसे सबसे ज्यादा मेरे ऊपर शक हो रहा था। अरे अरे क्या हुआ, सांस नहीं आ रही है या फिर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है? वहीं पर लिन रॉनी की बात सुनकर अपने मन के अंदर कहता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब है। आज यहाँ पर सुबह से ही टाउन के अंदर बहुत सारी सप्लाईज को कलेक्ट कर रहा था इसके
साथ ही साथ इसने यहाँ पर 1 kg गन पाउडर मुझसे खरीदा है। ये सुबह से यहाँ पर इतना ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है और आज ही रात को देखो यहाँ पर ये इंसिडेंट हो गया है। रॉनी वहाँ पर लिन से कहता है कि क्या हुआ, तुम डर गए क्या? जिस पे लिन वहाँ पर अपनी चाल चलते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं एक आम सा बंदा हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे किसी मर्डर के साथ में जाने में डर तो लगेगा ही, लेकिन अब जब यहाँ पर विलेज के लोगों की सेफ्टी का सवाल है तो मुझे तुम्हारे साथ में जाना ही होगा। लेकिन मैं अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर भी आऊंगा जिनके ऊपर मुझे भरोसा है। मैं होप करता हूँ कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। बोलते हुए लिन वहाँ पर एक क्रीपी सी स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि लिन वहाँ पर जिन लोगों को अपने साथ में ले जाने की बात कर रहा है वो सभी के सभी लिन के पर्सनल गुंडे हैं। वहाँ पर बिंग बिंग अपना हाथ उठाते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। बिंग बिंग की ये बात सुनकर अंकल न्यू कहता है, नहीं बिंग बिंग तुम इसके साथ में नहीं जा सकती, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ब्रदर हुआंग भी कहता है कि हाँ अंकल यून सही कह रहे हैं। बिंग बिंग उन दोनों एग्जीक्यूटिव से कहती है, अंकल यून और ब्रदर हुआंग हम तीनों लोग इस विलेज के ऑफिशियल्स हैं और विलेज सेक्रेटरी भी यहाँ पर नहीं है, मैं इस केस को लीड करना होगा। बिंग बिंग की यह बात सुनकर कि विलेज सेक्रेटरी यहाँ पर नहीं है, रॉनी कहता है कि आखिरकार विलेज सेक्रेटरी यहाँ पर नहीं है तो फिर वो कहाँ पर है? जिसपे बिंग बिंग बताती है कि आज के दिन दोपहर के टाइम जैसे ही हम लोगों को यहाँ पर विलेज के लोगों की मिसिंग की इन्फॉर्मेशन मिलना चालू हुई थी, चीफ सेक्रेटरी विलेज के लोगों की चिंता करने लगे थे और उसी समय वहाँ पर उन लोगों को ढूंढने के लिए चले गए थे। सभी के सभी गुमशुदा हो गए थे। हालांकि उसके बाद चीफ सेक्रेटरी अभी तक वापस नहीं आए हैं। हुआंग कहता है कि हाँ मेरी फियांसे भी के साथ में गई थी और वो भी मिसिंग है। हुआंग की यह बात सुनकर जिन्हों को शक होने लगता है कि वहाँ पर सभी के सभी इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए। तभी वहाँ पर ब्रदर हुआंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। बिंग बिंग ने यहाँ पर सही कहा है, इस विलेज का ऑफिशियल होने के नाते ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम सभी के सभी विलेज के उन सभी लोगों को ढूंढे जो गुमशुदा हैं। के साथ ही साथ रॉनी भी कह रहा है कि इसके पास क्लू है तो इसके साथ में हमें यहाँ पर इसे चेक करने के लिए जाना ही चाहिए। सभी की बातों को सुनकर वहाँ पर ना चाहते हुए अंकल यून को भी उनके साथ में जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। वो अपने पास से 2 वैन की चाबी निकालता है, कहता है कि शायद यहाँ पर और कोई चॉइस नहीं है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर कुछ समय बाद पर आता है। सभी के सभी रॉनी के साथ जंगल में आ गए थे। जंगल की थोड़ी गहराई में उन्हें जाने पर वहाँ पर उन्हें एक कार मिलती है। बिंग बिंग उस कार के नंबर प्लेट को देखते हुए कहती है, ये कार तो चीफ सेक्रेटरी की है। पर अंकल न्यू इंजन को चेक करते हुए कहते हैं, इंजन पूरी तरीके से ठंडा है, जिसका मतलब कार यहाँ पर काफी ज्यादा समय से खड़ी है और तो और चीफ सेक्रेटरी का कॉल भी यहाँ पर नहीं लग रहा है। वहीं पर रॉनी ये सब देखते हुए अपने मन के अंदर बोल रहा होता है, मेरी पिछली लाइफ में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स चालू होने के 3 दिन बाद यहाँ पर ज़ॉम्बी की पहली वेव आई थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो ज़ॉम्बीज का जो झुंड था वो यहीं से ही आया था, लेकिन मेरे पिछली लाइफ में ज्यादा मैन पावर ना होने की वजह से मैं इसके सोर्स को नहीं ढूंढ पाया था। लेकिन अगर जो सब कुछ यहाँ पर पहले जैसा ही हुआ तो यहाँ पर सिचुएशन के बद से बदतर होने से पहले मैं ज़ॉम्बीज के झुंड को पहले ही खत्म कर दूंगा, इससे पहले कि वो ग्रो कर पाए। और इन सभी चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये सब कर बिंग के भरोसे को भी जीत लूंगा। रॉनी वहाँ पर बोलता है कि देखने से लग रहा है हम यहाँ पर बिल्कुल ही सही जगह पर आए हैं। रॉनी वहाँ पर सभी लोगों को आगे बढ़ते हुए जंगल के अंदर फैल जाने के लिए कहता है और सभी चीजों को केयरफुली इंस्पेक्ट करने के लिए कहता है। रॉनी की बात मानकर वहाँ पर सभी के सभी लोग जंगल के अंदर फैल जाते हैं और चीफ सेक्रेटरी को ढूंढने लगते हैं। इसी तरीके से वहाँ पर थोड़ा टाइम बीत जाता है। सभी के सभी लोग चीफ सेक्रेटरी को ढूंढते हुए जंगल के और भी ज्यादा अंदर आ गए थे। चलते चलते बिंग वहाँ पर थक गई थी। वो कहती है जंगल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मैं तो चलते चलते यहाँ पर थक गई, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर कोई भी क्लू नहीं मिला। जिसपे रॉनी बोलता है कि नहीं बिंग जरा ध्यान से देखो, जमीन पर थोड़ा गौर लगाकर तुम्हें देखने पे पता चलेगा कि वहाँ पर पैरों के निशान है और पत्तियों के ऊपर खून के छींटे पड़े हुए हैं। ये सभी के सभी चीज एक ही चीज की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रही हैं कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले बहुत सारे लोग थे। इसी तरीके से वो सभी के सभी चलते हुए एक गुफा के पास आ जाते हैं। वहाँ पर उस गुफा के सामने सबको रोक देता है, कहता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी गुफा है, ज्यादा लोगों के साथ वहाँ पर अंदर जाना थोड़ा डेंजरस होगा, इसलिए वहाँ पर मैं अकेले जाऊंगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। रॉनी की बात सुनकर लिन वहाँ पर स्माइल करते हुए कहता है, तुम वहाँ पर केव के अंदर अकेले जाना चाहते होगा, अगर जो उस केव के अंदर तुम्हारे मर्डर के खिलाफ कोई सबूत हुए तुम तो वहाँ पर बड़ी आसानी से अकेले जाकर उन सबूतों को मिटा दोगे। लिन की इन बकवासों को सुनकर रॉनी को वहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है। हालांकि रॉनी वहाँ पर लिन के साथ कुछ भी नहीं करता। उस एरिया में थोड़ी देर तक सन्नाटा छा जाता है। वहाँ पर रॉनी बोलता है, लिन तुम सच में यहाँ पर एक बुज़दिल हो जो कि बहुत ही ज्यादा बात करता है। बोलकर रॉनी वहाँ पर एक साइको सी स्माइल करते हुए लिन से कहता है, चलो ठीक है, अगर जो तुम्हें मेरे ऊपर इतना ही ज्यादा शक हो रहा है तो तुम खुद क्यों ना साथ में इस केव के अंदर चलो और चेक करो कि उसके अंदर मेरे किए गए मर्डर्स के लाशों का ढेर है या नहीं। वहीं पर रॉनी को इस तरीके से बात करता देख लिन का दिल अचानक से धक से करता है। लिन के वहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं। वो अपने मन के अंदर कहता है, ये बच्चा सच में मुझे यहाँ पर मारने का प्लान कर रहा है, लेकिन ये चीज भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अचानक से यहाँ पर इतना ज्यादा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या यहाँ पर इस गुफा के अंदर कोई इसका सीक्रेट है? लिन यहाँ पर इसी तरीके से अपने आप से बातें कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर अपने पीछे से किसी चीज के गुर्राने की आवाज सुनाई पड़ती है। उस गुफा के अंधेरे से अचानक से एक इंसान का हाथ बाहर आता है और वो चीज रॉनी के ऊपर अपने दोनों हाथों से अटैक कर देती है।
हालांकि रॉनी उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। ये चीज एक लड़की होती है जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल गई थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ब्रदर हुआंग की फियांसे है। ब्रदर हुआंग वहाँ पर अपनी फियांसे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। करते हुए उस लड़की के पास जाते हुए कहता है, जिन आखिरकार तुम कहाँ पर थी? तुम अपना फोन भी नहीं उठा रही थी। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा चिंता कर रहा था। वहीं पर ब्रदर हुआंग को उस ज़ॉम्बी के पास जाता देख रॉनी वहाँ पर चिल्लाते हुए ब्रदर हुआंग से कहता है, हे तुम रुक जाओ, उसे छूना मत। ब्रदर हुआंग उसकी एक नहीं सुनता। उसने वहाँ पर उस ज़ॉम्बी को गले लगा दिया था। वहीं पर वो ज़ॉम्बी अपने मुंह को फैलाते हुए ब्रदर हुआंग के कंधे पे काटने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर रॉनी उसके सामने आ जाता है। रॉनी ब्रदर हुआंग को पीछे करते हुए उस ज़ॉम्बी के मुंह के सामने अपने चाकू को कर देता है और वो ज़ॉम्बी उसी चाकू के ऊपर काट लेता है। वहीं पर ब्रदर हुआंग भी अपनी फियांसे को इस तरीके से बिहेव करता देख शॉक हो गया था। वहाँ पर अपनी फियांसे का नाम लेते हुए कहता है कि तुम्हें क्या हो गया? जिस पे रॉनी कहता है, ब्रदर हुआंग ये तुम्हारी वो फियांसे नहीं रही जिसे तुम जानते थे। ये बोलकर रॉनी वहाँ पर अगले ही सेकंड अपनी चाकू से ज़ॉम्बी के गलफड़ के ऊपर से उसका धड़ उसकी बॉडी से अलग कर देता है और उस ज़ॉम्बी की बॉडी वहाँ पर जमीन पर गिर जाती है। उस ज़ॉम्बी के खून के छींटे ब्रदर हुआंग के फेस के ऊपर आकर गिरते हैं। ब्रदर हुआंग ये देखकर वहाँ पर पूरी तरीके से सदमे में चला गया था। ब्रदर हुआंग वहाँ पर जमीन पे पड़े हुए अपने मेज को उठाता है। रॉनी की तरफ ये बोलकर बढ़ने लगता है, तू मर्डरर, तूने यहाँ पर मेरी मंगेतर को मार दिया, तुझे इसका बदला अपनी जान से चुकाना होगा। पर ब्रदर हुआंग को इस तरीके से बिहेव करता देख वहाँ पर सभी लोग शांति से खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। तभी ब्रदर हुआंग वहाँ पर उछलकर चीखते हुए रॉनी के ऊपर अपने मेज से अटैक करने लगता है। हालांकि जब वो हवाएं में होता है कि तभी वहाँ पर रॉनी अपनी फ्लैशलाइट को उसके मुंह के ऊपर देकर मारता है। ब्रदर हुआंग मुंह के बल जाकर जमीन पर गिरता है। उसके वहाँ पर आंसू बहने लगते हैं। रॉनी कहता है, ठीक है अगर जो तुम गुस्सा हो, और ये भी ठीक है कि अगर जो ये गुस्सा मेरे ऊपर है, लेकिन इस चीज से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कैसा फील कर रहे हो। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, लेकिन तुम इस तथ्य को बदल नहीं सकते कि तुम्हारी फियांसे एक ज़ॉम्बी बन गई थी, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा। नहीं चाहता कि तुम्हारी इस बचकानी हरकतों की वजह से जो लोग यहाँ पर जिंदा हैं वो भी मारे जाएं। तभी वहाँ पर ब्रदर हुआंग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर केवल बकवास कर रहे हो। जिंग अकेली मेरी एक फैमिली और मेरा प्यार थी। क्या तुम भी इसी तरीके से कैजुअली बात कर पाओगे जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने उन लोगों को मार दूं जिनसे तुम प्यार करते हो? ब्रदर हुआंग की ये बात सुनकर रॉनी की आंखों के सामने उसकी पास्ट लाइफ के वो इंसिडेंट गुजरने लगते हैं जब वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी फैमिली उसकी आंखों के सामने मारी गई थी। रॉनी वहाँ पर गुस्से में पीछे की तरफ पलटते हुए बोलता है कि क्या कहा तूने? ये बोलते साथ ही अगले क्षण रॉनी का हाथ ब्रदर हुआंग के गले के ऊपर होता है और वो उसके गले को पकड़कर हवा में उठा देता है। वहीं पर ऊपर ब्रदर हुआंग दम घुटने की वजह से वहाँ पर झटपटा रहा होता है और अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर रॉनी जिसकी आंखें रेड कलर के अंदर ग्लो कर रही होती हैं, रॉनी बोलता है, क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रहम दिल हो गया था जो मैं यहाँ पर तुम्हारे सस्पिशन को क्लियर करने के लिए तुम्हारे साथ में आया और बार बार तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। क्या तुम इसी तरीके से मुझे रीपे करोगे? लेकिन मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूं, जब तक कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ मेरी फैमिली को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और अगर जो किसी ने इसके बारे में सोचा भी तो उसकी मौत भी मेरे ही हाथों लिखी हुई होगी। ये बोलकर रॉनी वहाँ पर ब्रदर हुआंग के सर के अंदर अपने चाकू को घुसोड़ने लगता है। वहीं पर खड़े अंकल न्यू और बिंग भी रॉनी को ये करने से रोक रहे होते हैं। वहीं पर लिन को अपनी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वो कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ ही गया। इसी बीच लिन के बगल से एक शैडो सा गुजरता है जो कि आगे बढ़ते हुए रॉनी के हाथ को अपने हाथ से रोक लेता है, जिस हाथ के अंदर रॉनी ने वहां पर अपने चाकू को पकड़ रखा होता है। शैडो के अंदर वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि रॉनी का बड़ा भाई नॉलन होता है। नॉलन वहां पर रॉनी से शांत हो जाने के लिए बोलता है, लेकिन रॉनी से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये बोलकर नॉलन वहां पर अपनी आंखों को सिकोड़ता है और अपने सर को पीछे ले जाकर रॉनी के सर के ऊपर अपना सर देकर मारता है, जिसकी वजह से रॉनी के हाथ से उसका चाकू और ब्रदर हुआंग छूटकर जमीन पर आकर गिरता है। और दूसरी तरफ नॉलन ने रॉनी को जमीन पर गिराकर उसे पिन डाउन कर लिया था। तभी वहां पर रॉनी भी अपने होश में आ जाता है। आंखें खोलते हुए वो नॉलन को अपने सामने देखता है। रॉनी को वहां पर उठता देख नॉलन कहता है, साले फाइनली तू होश में आ गया। ये बोलकर नॉलन वहां पर रॉनी को हाथ देते हुए उठाने लगता है। रॉनी कहता है कि भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जिसपे नॉलन बोलता है, तुम्हें वहां पर घर से निकले हुए काफी ज्यादा समय हो गया था, इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा पीछा करते हुए आ गया था। वहीं पर ब्रदर हुआंग जमीन पर पड़े होकर अपनी मरी हुई फियांसे के याद में टेस्ट हुए बहा रहा होता है। नॉलन वहां पर चिल्लाते हुए ब्रदर हुआंग को बुलाता है और उसे उठकर खड़े होने के लिए कहता है। नॉलन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस तरीके का फील कर रहे हो, लेकिन तुमको अपने आप को संभालना होगा। कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता है कि मेरे भाई ने तुम्हारी जान बचाने के लिए जो कुछ भी सही बन पड़ता था वो किया। तुम हमारे विलेज के एक ऑफिशियल हो, इस विलेज के लोगों को अभी भी तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम इस रियलिटी को कबूल कर लो। सब कुछ पूरी तरीके से सच है। वहीं पर नॉलन की बात को सुनकर ब्रदर हुआंग भी अपने आप को संभाल लेता है। वो
नॉलन का हाथ पकड़ते हुए उठते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं अभी भी इस विलेज के बहुत सारे लोगों को बचा सकता हूँ। पर दूर खड़ा रॉनी अपने भाई को स्माइल करते हुए देख रहा होता है। वो कहता है कि नॉलन बिल्कुल भी नहीं बदला, ये पहले ही जैसा है जो बड़ी आसानी से किसी भी सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है। भले ही हम दोनों सगे भाई हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी एक दूसरे की बिल्कुल ही अपोजिट है। जहाँ मेरा भाई विलेज के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, वहीं पर दूसरी तरफ मेरे तो बिल्कुल भी कोई दोस्त ही नहीं थे। हालांकि नॉलन ने फिर भी कभी भी मुझे बुरी तरीके से ट्रीट नहीं किया, वो हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा है। लेकिन इस बार इसे प्रोटेक्ट करने की अब मेरी बारी है। वहीं पर तभी अचानक से गुफा के अंदर से ये चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जो कि ये मदद मांग रहा था। वो आवाज को बिंग बिंग पहचान जाती है कि यह आवाज विलेज सेक्रेटरी की है। वो आगे बढ़ते हुए उसे बचाने के लिए जाने ही लगती है। तभी वहाँ पर रॉनी उसके सामने आ जाता है। वो उसे वहाँ पर रुकने के लिए बोलता है। आवाज को सुनकर रॉनी को वहाँ पर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। वहीं पर उस गुफा के अंदर से अभी भी किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। वो लोग जो रॉनी के ऊपर शक करते हुए लिन की बातों में आकर यहाँ पर आए थे, वो भी अपने सामने का सारा सीन देखकर उनको भी अब महसूस होने लगता है यहाँ पर रॉनी शायद सही बोल रहा है। यही चीज कपवाती हुई आवाज में एक बंदा लिन से कहता है, लेकिन लिन भी वहाँ पर अपने सामने हुई सारी की सारी घटना को देखकर घबराया हुआ होता है। हालांकि वो अभी भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो उस बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए उसे शांत रहने के लिए बोलता है। तभी उसी बंदे के पीछे से एक हट्टा कट्टा मुस्टंडा बंदा उस बंदे को पीछे की तरफ करते हुए आगे को आ जाता है। तुम सभी के सभी बुज़दिल हो, मैं आगे जाकर देखता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। बोलकर वो बंदा एक फ्लैशलाइट लेकर उस गुफा के अंदर इंटर कर जाता है। उस गुफा के अंदर वो बंदा थोड़ी ही देर तक चलता है, फिर अचानक से उस बंदे के हाथ से उसकी फ्लैशलाइट गिर जाती है। ये देखकर वहाँ पर खड़े सारे के सारे लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। उस टॉर्च की लाइट उसी बंदे के पैरों के ऊपर पड़ रही थी। अचानक से वो बंदा अपने घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन उसके कमर के ऊपर की जो आधी बॉडी होती है वो वहाँ से गायब होती है और उसकी आधी बॉडी के जस्ट पीछे वहाँ पर उस टॉर्च की लाइट के अंदर कुछ बंदों की शेडो दिखती है। ये शेडो वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की होती है, जो कि 2-4 नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में वहाँ पर थे। उन्हीं ज़ॉम्बी के सबसे आगे वाले ज़ॉम्बी के हाथ के अंदर उस हट्टे कट्टे वाले बंदे की आधी बॉडी थी, जो कि उसने उसके बाल से पकड़ रखी हुई थी। ज़ॉम्बी उसके बाल से उसको पकड़कर उसकी आधी बॉडी उठाकर लिन के बंदों के सामने फेंक देता है। लिन की तो वहाँ पर उस आधी लाश को देखकर फट के हाथ में आ गई थी। तभी वहाँ पर वो सारे ज़ॉम्बी उन लोगों के ऊपर गुर्राते हुए अटैक कर देते हैं। रॉनी भी उन्हें इतनी ज्यादा तादाद में देखकर हैरान हो गया था। वो अपने मन के अंदर कहता है, बहन का मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर ये इतने ज्यादा तादाद में होंगे। मैं अगर जो चाहूँ तो यहाँ से बड़ी आसानी से निकल सकता हूँ, लेकिन नॉलन और बिंग बिंग मेरे साथ में कीप अप नहीं कर पाएंगे। इसी बीच वो ज़ॉम्बीज़ उन सभी के नजदीक आ गए थे। रॉनी वहाँ पर अपने चाकू को सामने करते हुए नॉलन और बिंग बिंग को अपने पीछे रहने के लिए कहता है कि तभी वहाँ पर रॉनी महसूस करता है कि उसके कंधे के ऊपर नॉलन का हाथ आकर लगा है। नॉलन वहाँ पर रॉनी को पीछे की तरफ धक्का देते हुए रॉनी को पीछे कर देता है और सामने आ रहे ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अपना कंधा देकर मारता है। ये वजह से सामने से आ रहे कुछ ज़ॉम्बीज़ उड़ते हुए जाकर पीछे गिरते हैं। नॉलन पीछे मुड़ते हुए रॉनी से कहता है, साले तू क्या अकेला ही यहाँ पर कूल बनने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर नॉलन ने जिन ज़ॉम्बीज़ को मारकर गिराया था वो ज़ॉम्बीज़ उठकर खड़े होने लगते हैं। ये देखकर नॉलन भी थोड़ा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये लोग अभी भी उठ पा रहे हैं। रॉनी, क्या यहाँ पर इनकी कोई कमजोरी है? जिसपे पीछे खड़ा हुआ रॉनी स्माइल करते हुए बोलता है, इनकी वीकनेस इनका सर है और ये सूरज की रोशनी से डरते हैं। वैसे मुझे लगा था कि इतने समय से ट्रेनिंग ना करने की वजह से हमारी हड्डियां जंग खा गई होंगी। इसमें नॉलन थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है कि तूने क्या कहा? मुझे पता है कि तेरी इस बात के ऊपर मैं आसानी से तुझे पीट भी सकता हूँ। इस पे रॉनी कहता है, अरे ठीक है। वैसे ऐसी सिचुएशन में उन दोनों को इस तरीके से बात करता देख बिंग बिंग तो पूरी तरीके से हैरान थी। वहीं पर तभी वो ज़ॉम्बीज़ दोनों को देखकर गुर्राते हैं। ये देखकर नॉलन और रॉनी बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं, ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अटैक कर देते हैं। नॉलन कहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे पीछे से तुम अटैक करना। नॉलन वहाँ पर आगे जाते हुए एक ज़ॉम्बी को पकड़कर उसे थोड़ा टिल्ट कर देता है। तभी वहाँ पर नॉलन के पीछे से रॉनी बाहर निकलता है और एक ही सिंगल स्लैश के अंदर उस ज़ॉम्बी के धड़ को उसके सर से अलग कर देता है। उसी के जस्ट पीछे से एक ज़ॉम्बी नॉलन के ऊपर घुर्राता है और अगले ही सेकंड उसके मुंह के ऊपर आकर एक किक लगती है, क्योंकि रॉनी का सपोर्ट लेते हुए नॉलन ने मारा था। नॉलन की उस किक की वजह से उस ज़ॉम्बी का सर थोड़ा नीचे झुक गया था। तभी रॉनी का चाकू उसकी गर्दन की तरफ बढ़ता है और उसका भी सर उसके धड़ से अलग होकर उछल कर दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर रॉनी पीछे मुड़कर सभी से चिल्लाकर कहता है, सभी लोग एक ही जगह पर इकट्ठा होकर अपनी अपनी टॉर्च की लाइट्स को इन ज़ॉम्बीज़ की आंखों में लगाओ और ध्यान रखना कि ये लोग तुम्हें काट ना पाए। यहीं से सीन शिफ्ट होकर कुछ समय बाद पर आता है। ब्रदर वांग और अंकल न्यू ने वहाँ पर मिलकर कुछ ज़ॉम्बीज़ को निपटा दिया हुआ होता है। हालांकि इस मुठभेड़ में वो दोनों लोग बहुत ही ज्यादा थक गए थे। ब्रदर वांग कहता है, हमने यहाँ पर केवल कुछ ही ज़ॉम्बीज़ को मारा है, लेकिन इतने में ही हम दोनों लोग बहुत ही ज्यादा थक गए हैं। लेकिन दूसरे हाथ वो ज़ो फैमिली के 2 लड़के ज़ॉम्बीज़ के एक पूरे के पूरे ग्रुप के साथ डील कर रहे हैं। ब्रदर वांग की बात सुनकर अंकल न्यू ब्रदर वांग को बताता है कि ये ज़ो फैमिली के जो 2 लड़के हैं दोनों के दोनों मार्शल आर्टिस्ट हैं और ये ज़ुआंग मास्टर के पर्सनल डिसाइपल हैं। यहाँ पर अगर जो कोई प्रोफेशनल फाइटर भी हो तो वो भी इनके हाथों हार जाएगा। अंकल न्यू की बात सुनकर ब्रदर हुआंग कहता है, ओह ऐसा क्या, फिर तो मैं यहाँ पर एक बेवकूफ था जो रॉनी को अपने हाथों सबक सिखाने का सोच भी रहा था। सीन शिफ्ट होकर वापस नॉलन और रॉनी के ऊपर आता है, जहाँ पर उन दोनों ने मिलकर वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की लाशें बिछा दी होती है। उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए नॉलन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक गया था और उसके पसीने छूटने लगे थे। हालांकि रॉनी के चेहरे के ऊपर
ज़ॉम्बीज के खून के चीटों के अलावा केवल उसकी स्माइल थी। नॉलन वहाँ पर रॉनी से कहता है, रॉनी आखिरकार तू कब से इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया? जिस पे रॉनी कहता है कि मुझे बड़ा भाई बोल तो मैं तुझे सिखा दूंगा। वहीं पर बिंग बिंग जो शांति से उन दोनों की बातों को सुन रही थी, जिसे इतना ज्यादा शांत देख रॉनी कहता है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर हैं। अचानक से रॉनी की आवाज सुनकर बिंग बिंग वहाँ पर डर जाती है। पर नॉलन ये देखकर मुंह बनाते हुए रॉनी से कहता है तो अभी भी लोगों को कन्फर्ट करना नहीं आता। वहीं पर तभी बिंग बिंग वहाँ पर अपने सर को झुकाते हुए उन दोनों से थैंक्स कहती है उसकी जान बचाने के लिए। जिस पे रॉनी कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तो केवल ज़ॉम्बीज को मार रहा था, वो तो रॉनी था जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। वहाँ पर रॉनी कहता है कि बस करो, दूसरी जगहों की सिचुएशंस को चेक करने के लिए जा रहा हूँ। यहीं से सीन शिफ्ट होकर लिंक के लोगों की जगह पर आता है, जहाँ पर मोस्टली सारे के सारे बंदे ज़ॉम्बीज के हाथों मारे गए थे, और जो बच गए थे वो भी सारे के सारे ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे। ज़ॉम्बीज ने जिन बंदों को वहाँ पर काटा था वो लोग अब खून की उल्टियाँ करने लगे थे। वो वहाँ पर लिंक को अपने बॉस को बुलाने लगते हैं और उनकी जान बचाने के लिए उससे भीख मांगने लगते हैं, ताकि तभी वहाँ पर रॉनी आ जाता है और उन सभी को मारना चालू कर देता है। उन लोगों की चीखने की आवाज जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए पूरे के पूरे जंगल के अंदर गूंज रही थी। वहीं पर एक जगह पर उनका बॉस लिन पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। अपने लोगों की चीखने की आवाज को सुनकर लिन की पूरी फटी पड़ी थी। डर के मारे वो पूरी तरीके से पसीने के अंदर सराबोर हो गया था। वहाँ पर लिन का जो डर था वो सच्चाई में बदल जाता है। रॉनी उसी पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है और लिन को देखते हुए कहता है, ओ तू तो काफी ज्यादा किस्मत वाला है जो तू उन ज़ॉम्बीज से इन्फेक्टेड नहीं हुआ। अब यहाँ पर अपने मुंह को बंद कर शांति से छुपे रहना। ये बोलकर रॉनी वहाँ पर लिन को अकेला छोड़कर और भी ज्यादा लोगों को खत्म करने के लिए चला गया था, जिनको ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। वहीं पर लिन उसी पेड़ के नीचे छुपा हुआ बैठा रहता है, अपने मुंह को बंद कर, जिससे उसके मुंह से चाहकर भी कोई आवाज ना निकले। हालांकि वो अभी भी अपने मन ही मन रॉनी को कोस रहा था। वो अपने मन के अंदर रॉनी को गाली देते हुए कहता है, तू कमीने रॉनी, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुझे जान से मार दूंगा। सीन शिफ्ट होकर वापस से उन्हीं लोगों के ऊपर आता है। बिंग वहाँ पर नॉलन से कह रही होती है, मैं बुरी तरीके से श्योर हूँ कि वो जो आवाज थी वो विलेज सेक्रेटरी की थी। वहाँ पर फिर से उस गुफा के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है जो कि मदद मांग रही होती है। उस आवाज को फिर से सुनकर बिंग को पक्का हो जाता है कि ये आवाज विलेज सेक्रेटरी की है। तो अब 100% श्योर होकर कह रही हूँ कि आवाज विलेज सेक्रेटरी की है। तो वहाँ पर बिंग विलेज सेक्रेटरी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। बिंग की इस घबराहट को रॉनी वहाँ पर शांति से ऑब्जर्व करता है, जिसके बाद कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम सभी लोग यहाँ से वापस चले जाओ, मैं इसे चेक कर आ रहा हूँ। जिस पे नॉलन मना कर देता है। नॉलन कहता है, नहीं मैं तेरे साथ में जा रहा हूँ, अगर जो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं वहाँ पर तेरी मदद भी कर सकता हूँ। जिस पे रॉनी बिना झिझके नॉलन की इस बात को मान जाता है, जो चीज प्रूव करती है कि रॉनी यहाँ पर नॉलन और उसकी काबिलियत के ऊपर कितना भरोसा करता है। वहाँ पर पीछे घूमते हुए ब्रदर हुआंग, अंकल यून और बिबिंग से कहता है, तुम सभी लोग विलेज के अंदर वापस चले जाओ। रॉनी की बात सुनकर बिबिंग कहती है, लेकिन तुम्हारा क्या? रॉनी कहता है कि यह जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम यहाँ पर हमारी कोई भी मदद नहीं कर पाओगे। अगर जो तुम यहाँ पर रहे हमारे ऊपर केवल एक बोझ ही बन जाओगे। अभी के लिए तुम लोगों को जो चीज करना है वो है विलेज के अंदर वापस जाना है और उन लोगों की मदद करनी है जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। रॉनी की बात को अंकल यून और ब्रदर हुआंग मान जाते हैं, कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, विलेज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। हालांकि बिंग अभी भी उन दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़कर जाने की इस बात के ऊपर कन्विंस नहीं होती है, लेकिन ना चाहते हुए भी बिंग को ब्रदर हुआंग और अंकल यून के साथ जाना पड़ता है। उन लोगों को वहाँ से ज्यादा देख रॉनी अपने मन के अंदर कहता है, मैं यहाँ पर अब और भी ज्यादा लोगों को मरना नहीं देना चाहता। मैं होप करता हूँ कि मैं ज़ॉम्बीज की इस आउटब्रेक के सोर्स को आज यहाँ पर ढूंढ कर खत्म कर दूं, जिससे कुछ दिनों के अंदर ज़ॉम्बीज की आने वाली उस वेव को टाला जा सके। ये बोलकर रॉनी वहाँ पर अपने भाई के साथ उस गुफा के अंदर एंटर कर जाता है। चलते नॉलन रॉनी से कहता है, रॉनी तुम्हें क्या लगता है क्या हम विलेज सेक्रेटरी को बचा भी पाएंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो उस केव के अंदर अभी भी सही सलामत भी होंगे। जिस पे रॉनी कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। रॉनी की बात सुनकर नॉलन हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या सच में? जिस पे रॉनी वहाँ पर बताता है कि अगर जो विलेज सेक्रेटरी वहाँ पर जिंदा भी बच गए होंगे, लेकिन इस केव के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। ये नामुमकिन है कि अभी तक विलेज सेक्रेटरी इन्फेक्टेड नहीं हुए होंगे। हालांकि वो आवाज बिल्कुल भी किसी ऐसे पर्सन की नहीं लग रही थी जो कि ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो। नॉलन कहता है, मैं भी होप करता हूँ कि चीफ वार्डन सही सलामत हो, क्योंकि बिंग वहाँ पर विलेज सेक्रेटरी की बहुत ही ज्यादा करती है। तरीके से बात करते करते वो लोग चलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रॉनी नॉलन को रुकने के लिए कहता है। अपने सामने के उस सीन को देखकर नॉलन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो एक लाश होती है, एक ज़ॉम्बी की लाश, इसका सर उसके धड़ से जुड़ा हुआ है, फिर भी ये ज़ॉम्बी मरा हुआ है। रॉनी उसे ऑब्जर्व करते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये ज़ॉम्बी बाकी के ज़ॉम्बी से बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि ये ज़ॉम्बी एक लाश बन चुका है। हालांकि ये ज़ॉम्बी अनडेड होते हैं जब तक इनके सर को इनके धड़ से अलग न किया जाए। नॉलन कहता है, ये लाश, लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है? रॉनी तभी वहाँ पर नोटिस करता है कि उस लाश की छाती के ऊपर एक बड़ा सा होल है। तभी वहाँ पर नॉलन को अपने बगल से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर नॉलन वहाँ पर उस तरफ टॉर्च मारने लगता है अपनी। धीमे धीमे कर वो टॉर्च उस गुफा के उस अंधेरे कोने को रोशनी करने लगती है। वहाँ पर जमीन पर बहुत सारी लाशें बिछी हुई होती हैं और उनके बीच में कोई बैठा सिसकती हुई आवाज में बोल रहा होता है, मुझे बचाओ,
मुझे बचाओ। देखते साथ ही नॉलन पहचान जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि विलेज सेक्रेटरी ही है। नॉलन कहता है कि विलेज सेक्रेटरी को हम यहाँ पर आपको बचाने के लिए आए हैं। नॉलन की आवाज को सुनकर विलेज सेक्रेटरी वहाँ पर मुझे बचाओ बुदबुदाना बंद कर देता है और पीछे घूमकर जब नॉलन की तरफ देखता है कि विलेज सेक्रेटरी तो अब ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। उसके पेट से कुछ टेंटिकल्स बाहर आ रहे होते हैं और उसकी जॉ अपनी जगह से गायब थी। उस ज़ॉम्बी को वहाँ पर देखकर रॉनी के रीढ़ की हड्डी के अंदर एक सायरन सी दौड़ जाती है। रॉनी तुरंत ही नॉलन को खींचते हुए अपनी जगह से थोड़ा किनारे हट जाता है और इसी बीच उस ज़ॉम्बी के टेंटिकल ने उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था। हालांकि रॉनी ने पहले ही फुर्ती दिखाते हुए उस अटैक को डॉज कर लिया था। वो टेंटिकल जाकर एक पत्थर के ऊपर लगता है जिससे उस पत्थर के चीथड़े उड़ जाते हैं। रॉनी उस ज़ॉम्बी की अटैकिंग स्पीड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि इसकी स्पीड मुझसे बहुत ही ज्यादा है, मैं चाहकर भी इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। ये बोलते साथ ही रॉनी वहाँ पर अपने नाइफ को अपने मया से बाहर निकाल लेता है और बड़ी तेजी से उस ज़ॉम्बीज के टेंटिकल्स के बीचों बीच से होकर ज़ॉम्बी के ऊपर फुल फुर्ती के साथ अटैक कर देता है। रॉनी को अपने तरफ बढ़ता देख वो ज़ॉम्बी अपने बाकी के भी टेंटिकल्स को रॉनी के ऊपर अटैक करने के लिए मोड़ देता है। हालांकि रॉनी अपनी फुल स्पीड और एजिलिटी के साथ उन सारे के सारे टेंटिकल्स को डॉज करते हुए अपने चाकू को स्विंग करते हुए उस ज़ॉम्बी के गर्दन की तरफ बढ़ता है और हालांकि रॉनी की नाइफ उस ज़ॉम्बी के अंदर भी नहीं धंस पाती है। गर्दन को काटना तो दूर छोड़ो, रॉनी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन के अंदर कहता है इसकी स्किन तो बहुत ही ज्यादा टफ है और ये टेंटिकल्स, ये ज़ॉम्बी तो म्यूटेट कर गया है। तभी वहाँ पर वो ज़ॉम्बी अपने टेंटिकल्स को हंटर के जैसे अटैक करते हुए रॉनी के ऊपर देकर मारता है, जिसके वजह से रॉनी उड़ते हुए जमीन पर घिसटते हुए जाकर दूर गिरता है। गुर्राते हुए वो ज़ॉम्बी रॉनी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी वहाँ पर नॉलन उसकी आंख में अपनी टॉर्च को लगा देता है। नॉलन कहता है ये तो सच में काम कर रहा है। इसी थोड़े टाइम के बीच में रॉनी ने भी अपने आप को संभाल लिया होता है। वो नॉलन से चीखते हुए कहता है जल्दी से भागो यहाँ से। यहीं से सीन शिफ्ट होकर उस गुफा से बाहर पर आता है। वो दोनों लोग भागकर वहाँ से बाहर आ गए थे। नॉलन कहता है व्हाट द हेल, आखिरकार वो चीज क्या थी? क्या वो भी किसी तरीके का एक ज़ॉम्बी था? जिस पे रॉनी बताता है कि हाँ वो भी एक ज़ॉम्बी ही था, लेकिन ये ज़ॉम्बी कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि एक म्यूटेंट है। जिस पे नॉलन कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिरकार अब ये म्यूटेंट क्या है? जिस पे रॉनी बताता है कि ज़ॉम्बीज के अंदर ये म्यूटेशन तब होता है जब एक ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड एनिमल किसी इंसान को काट कर इन्फेक्टेड कर दे, जिसके वजह से जब वो इन्फेक्टेड पर्सन एक ज़ॉम्बी के अंदर बदलता है तब उसकी बॉडी के अंदर दो तरीके के जीन्स प्रेजेंट होते हैं और एक बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ये दोनों जीन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर म्यूटेट कर जाएं। इस तरीके के म्यूटेटेड ज़ॉम्बी जो होते हैं वो किसी नॉर्मल ज़ॉम्बी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके पास अपनी कुछ खुद की एबिलिटीज भी होती हैं। उस अंधेरी गुफा के अंदर बहुत सारे चमगादड़ रहते हैं। शायद किसी इन्फेक्टेड चमगादड़ ने वहाँ पर विलेज सेक्रेटरी को काट लिया होगा। सेक्रेटरी की वो जो ज़ॉम्बी फॉर्म को मुझे देखकर लग रहा है कि वो ज़ॉम्बी एक सेकंड रैंक का बैट म्यूटेंट है। इस तरीके के ज़ॉम्बीज के साथ अंधेरे के अंदर डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि ये उजाले से डरते हैं। लकली उस गुफा के बाहर यहाँ पर काफी ज्यादा उजाला है तो वो ज़ॉम्बी शायद यहाँ पर बाहर आने की कोशिश नहीं करेगा। वहीं पर नॉलन ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि रॉनी के पास उन ज़ॉम्बीज की बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। नॉलन कहता है अबे तू तो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है, लेकिन तेरी बातों को सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तू कोई ज़ॉम्बी स्पेशलिस्ट है। नॉलन की बात को सुनकर रॉनी के पास कोई भी जवाब नहीं होता है, जिसके वजह से वो थोड़ी देर तक शांत रहता है। जिसके थोड़ी देर बाद रॉनी वहाँ पर अपनी जगह से उठते हुए कहता है तुम्हें तो पता है कि मैं नॉवेल्स और कॉमिक कितनी ज्यादा पढ़ता हूँ और दो और मैं युवा एक्सप्लेनर की भी वीडियोस को डेली देखता हूँ, जिसके वजह से मुझे छोटा मोटा यहाँ पर ये गैस लगा दिया कि ये ज़ॉम्बीज जो हैं वो वैसे ही नॉवल वाले ज़ॉम्बीज के जैसे होंगे। रॉनी नॉलन से कहता है कि चलो अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं, अगली बार हम यहाँ पर अपने वेपन्स के साथ में आएंगे इस ज़ॉम्बी को मारने के लिए। रॉनी वहाँ पर अपनी जगह से उठाए होता है कि तभी वहाँ पर उस गुफा के अंदर से बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए बाहर आने लगते हैं। ये चमगादड़ों का झुंड इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उन्होंने आसमान में वहाँ पर चांद की रोशनी को भी ढक लिया था। तभी वहाँ पर उस गुफा के अंदर से कुछ टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं। रॉनी और नॉलन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो वहाँ पर कुछ करते वो ज़ॉम्बी उस गुफा से बहुत ही ज्यादा तेजी से बाहर निकलता है। नॉलन को अपने साथी में लेकर वहाँ से निकल जाता है। नॉलन ने अपने हाथ के अंदर जिस टॉर्च को भी पकड़ा हुआ होता है, टॉर्च को भी वो ज़ॉम्बीज के टेंटिकल तोड़कर चकनाचूर कर देते हैं। तभी वहाँ पर रॉनी की आंखें फिर से लाल कलर के अंदर चमकती हैं और रॉनी वहाँ पर फुल तेजी से रिएक्ट करते हुए उस ज़ॉम्बी के टेंटिकल को पकड़ लेता है। वो ज़ॉम्बी नॉलन को लेकर पेड़ में मारने ही वाला होता है, लेकिन रॉनी के पुल करने की वजह से वो वहाँ पर ऐसा नहीं कर पाता है। हालांकि तभी भी नॉलन का हाथ उस ज़ॉम्बी के मुंह के अंदर होता है और उसके दांत भी नॉलन के हाथ के अंदर गड़ रहे होते हैं। ये देखकर रॉनी घबरा जाता है और वो वहाँ पर अपनी पूरी जान लगाकर ज़ॉम्बी के उस टेंटिकल को पकड़कर खींचने लगता है। हालांकि उसे खींच पाना रॉनी के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तभी वहाँ पर रॉनी के पीछे से हॉन्क देते हुए एक कार निकलती है। उस कार के अंदर बिंग बिंग होती है। बिंग बिंग वहाँ पर चिल्लाते हुए सभी से कहती है कि दूर हट जाओ। बिंग बिंग उस कार को उड़ाते हुए जाकर उस ज़ॉम्बी में ठोक देती है और वो कार उस ज़ॉम्बी को लेते हुए एक पेड़ के अंदर जाकर भिड़ जाती है। वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा होता है और बिंग बिंग की तरफ देखकर गुर्रा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस ज़ॉम्बी के सर के अंदर एक चाकू आकर धस जाती है और ज़ॉम्बी वहीं पर मारा जाता है। ये चाकू रॉनी ने उसके सर के अंदर धसाया हुआ होता है। वहाँ पर पूरा सन्नाटा छा जाता है। बिंग बिंग भी अपनी कार से निकलकर बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर बिंग बिंग को पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी विलेज सेक्रेटरी है। वो कहती है
ये तो विलेज सेक्रेटरी है। रॉनी कहता है माफ कर देना लेकिन विलेज सेक्रेटरी ये केवल उसकी एक चलती फिरती लाश है। तभी वहाँ पर नॉलन भी आ जाता है जो कि पसीने के अंदर तर होता है। नॉलन कहता है लकीली बिंग बिंग ने यहाँ पर आकर हमारी जान बचा ली, वरना हम दोनों ही यहाँ पर आज मरने वाले थे। भाई तुझे इसे थैंक्स कहना चाहिए, वरना इस एटीट्यूड के साथ फ्यूचर के अंदर तो तुझे कोई घास भी नहीं डालेगी। तभी वहाँ पर नॉलन को देखकर बिंग बिंग और रॉनी वहाँ पर दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि नॉलन का जो हाथ वहाँ पर होता है वो घायल होता है और वहाँ से खून आ रहा होता है। ये घाव उसी ज़ॉम्बी के काटने की वजह से हुआ है। नॉलन उस घाव के दर्द के अंदर कराहते हुए कहता है मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गया था। वहाँ पर नॉलन के फेस के ऊपर उसकी नसें उछड़ने लगती हैं। उस दर्द में भी नॉलन स्माइल करते हुए कहता है माफ कर देना यार, मैं हमारी फैमिली का बोझ अब तेरे कंधों पर अकेले ही छोड़ कर जा रहा हूँ। शायद तुझे पता होगा कि अब तुझे क्या करना है। बेसिकली नॉलन वहाँ पर रॉनी को अपने आप को मारने के लिए कह रहा है। वहीं पर रॉनी जो कि पूरी तरीके से टूट गया होता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो कहता है आखिरकार ऐसा फिर से क्यों हो रहा है? जिंदगी ने यहाँ पर मुझे दूसरा चांस दिया था अपनी फैमिली को बचाने के लिए, लेकिन मैं अपने भाई को फिर से नहीं बचा पाया। ये बोलकर गुस्से में रॉनी वहाँ पर अपने दांत को पीसने लगता है और मुड़कर उस म्यूटेंट ज़ॉम्बी की तरफ देखने लगता है और जाकर उसके सर के अंदर से अपने चाकू को बाहर निकाल लेता है। गुस्से में लाल आंखों के साथ रॉनी वहाँ पर उस ज़ॉम्बी के सर के अंदर लगातार अपने चाकू को खोबने लगता है। नॉलन और बिंग बिंग ये देखकर वो दोनों भी रॉनी को रोकने लगते हैं। उनको लगता है कि रॉनी यहाँ पर फिर से बेकाबू हो गया है। हालांकि रॉनी वहाँ पर बेकाबू नहीं हुआ था, वो होश में था और वो वहाँ पर उस ज़ॉम्बी के सर के अंदर कुछ ढूंढ रहा था और उसे वहाँ पर कुछ मिल भी जाता है। ये उस ज़ॉम्बी का कोर होता है जो कि केवल कुछ म्यूटेंट ज़ॉम्बी के सर के अंदर ही होता है। ज़ॉम्बी उस कोर को निकाल कर अपने भाई को पकड़ा देता है और उसे कहता है नॉलन इसे खा लो, तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी वो ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरीके से फैला नहीं है। इस कोर के अंदर उसी ज़ॉम्बी वायरस का एक सोर्स है। इसे खाने के बाद तुम एक एबिलिटी को अवेकन कर लोगे और इस ज़ॉम्बी वायरस से पूरी तरीके से इम्यून भी हो जाओगे। हालांकि इसे खाने के बाद एक एबिलिटी को अवेकन करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा लो होते हैं। वहीं पर नॉलन शांति से खड़ा होकर रॉनी की ये सारी बातों को सुन रहा होता है। रॉनी कहता है तुम्हारे यहाँ पर किसी एबिलिटी को अवेकन करने के चांसेस तो यहाँ पर लो होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस भी होंगे कि तुम एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाओ। रॉनी वहाँ पर और भी कुछ बोलने लगता है, लेकिन नॉलन उसके कुछ बोलने से पहले उस ज़ॉम्बी कोर को मुंह में रख कर निकल जाता है। नॉलन कहता है साले तुझे ये चीज पहले बतानी चाहिए थी, फालतू में मुझे इमोशनल कर दिया। खैर इस प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा? जिस पे रॉनी कहता है कि अवेकनिंग होने में लगभग 2 दिन लगेंगे। नॉलन ये सुनकर वापस से केव में जाते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं केव के अंदर वापस जा रहा हूँ। अगर जो 2 दिन के बाद मैं इस गुफा से वापस ना आऊँ तो तुम इस गुफा को सील कर देना, और अगर जो मैं एक एबिलिटी अवेकन कर लूँ तो मुझसे जलना मत। नॉलन की ये बात सुनकर रॉनी वहाँ पर स्माइल करने लगता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह पर उनके जस्ट पीछे पेड़ के करीब में कोई छुप कर उनकी बातें सुन रहा था। ये लिन होता है जो कि एक इवल सी स्माइल करते हुए कहता है अच्छा ऐसा क्या, चलो तुमसे ना सही तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। यहीं से सीन चेंज होकर नेक्स्ट डे सुबह विलेज के ऊपर आता है। रॉनी वहाँ पर अपने घर पर आ गया था और उसने अपने भाई की हालत के बारे में अपनी पूरी फैमिली को बता दिया था। वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उस फैमिली का कोई एक मेंबर अभी मौत के मुंह में है। रॉनी की मदर वहाँ पर उसकी बहन को ट्रेन कर रही होती है। रॉनी भी ये सब देखकर थोड़ा हैरान होता है। अभी वहाँ पर उसके गेट के ऊपर आकर कोई बेल बजाता है। रॉनी गेट को खोलता है जाकर तो वहाँ पर बिंग बिंग होती है। बिंग बिंग को वहाँ पर देखकर रॉनी कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसपे वहाँ पर बिंग बिंग बताती है कि यहाँ पर चीजें थोड़ी अजीब हो रही हैं। अचानक से विलेज के अंदर और विलेज के बाहर कहीं भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारी रेस्क्यू होने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। मतलब कि रेस्क्यू टीम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगी अगर जो यहाँ पर सिग्नल ही नहीं होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में शहर तक चलो, जिसकी मदद से बाहर के वर्ल्ड के साथ हम कांटेक्ट कर पाएं। इसी बीच वहाँ पर रॉनी की मदर भी आ जाती हैं, जिनका फेस पूरी तरीके से ग्लूमी होता है और उनके एक्सप्रेशंस देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कहीं रॉनी को जाने देना चाहती हैं, क्योंकि अभी अभी लगभग उन्होंने अपने एक बेटे को खो दिया है जो कि कोई भी समय एक मॉन्स्टर में बदल सकता है। अपनी मदर को देखने के बाद रॉनी थोड़ा हिचकिचाता है। तभी वहाँ पर बिंग बिंग अपना सर झुकाते हुए माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर देना कि मैं यहाँ पर कल के इंसिडेंट के बाद भी तुमसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। हालांकि मैं इस विलेज के अंदर जिनको भी जानती हूँ, रॉनी उन सभी के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर है और तो और इसका मॉन्स्टर्स के बारे में नॉलेज भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मुझे सिटी के अंदर जाना ही होगा जिसके अंदर मुझे रॉनी की मदद चाहिए, जैसे मैं विलेज के अंदर सर्वाइव किए गए लोगों की मदद कर पाऊँ। और तो और ये मेरी ड्यूटी है जिसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप चाहें तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। रॉनी की मदर इस पे बोलती हैं बस करो बिंग बिंग, बहुत हुआ। वैसे भी कल अगर जो तुम वहाँ पर नहीं होती तो मेरा ये बेवकूफ बेटा वापस नहीं आ पाता। रॉनी भी अपने मदर के इस बात का इशारा समझ जाता है। रॉनी वहाँ पर बिंग बिंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच रॉनी की मदर उसे अपना एक डैगर देते हुए कहती है तुम इसे अपने साथ में लेकर जाओ और इसे ध्यान से इस्तेमाल करना। इसी के साथ ही रॉनी की मदर वहाँ पर रॉनी और बिंग बिंग को अलविदा बोल देती है। रॉनी अपनी मदर से बोलता है कि चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। वहीं पर उनको ज्यादा देख रॉनी की मदर स्माइल करते हुए उन्हें देखते हुए बोलती है सच में इन दोनों की जोड़ी तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। यहीं से सीन शिफ्ट कर उसी केव के अंदर नॉलन के ऊपर आता है। वहीं पर केव के अंदर बैठा नॉलन उस वायरस के चपेट में आकर खांस रहा होता है। तभी वहाँ पर उसको किसी के फुटस्टेप की आवाज आती है। उन कदमों
की आवाजों को सुनकर नॉलन को लगता है कि यहाँ पर रॉनी आ रहा है। हालांकि नॉलन ने उसे खुद ही वहाँ पर मना किया था कि वो यहाँ पर ना आए। तभी वहाँ पर नॉलन जमीन के ऊपर कुछ अजीब सा लिक्विड सा देखता है, जिसे नॉलन टच करते ही जैसे सूंघता है वैसे ही उसे पता चलता है कि ये तो पेट्रोल है। तभी अचानक से ही उस गुफा के अंदर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जो कि इतना बड़ा होता है कि जंगल से बाहर भी उसे साफ साफ देखा जा सकता है। इसी बीच सीन शिफ्ट होकर हाईवे पर आता है, जहाँ पर रॉनी का ट्रक हवाओं से बातें करते हुए रोड के ऊपर चल रहा था। कार के अंदर बिबिंग वहाँ पर गाना गा रही थी, जो कि इतना ज्यादा सुरीला होता है कि रॉनी उसे सुनते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, तो ये सच है कि लोग आवाजों से भी बहरे हो जाते हैं। वहीं पर रॉनी को इस तरीके से देखता देख बिबिंग वहाँ पर गाना गाना बंद कर देती है और उसे कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि मैं अच्छा नहीं गाती, पर गाना गाने की वजह से मेरी नर्वसनेस थोड़ी कम हो जाती है। जिस पर रॉनी कहता है कि अगर जो तुम्हें मौत से डर लगता है तो अपने आप को पहले चेंज करो। ये बोलकर रॉनी वहाँ पर स्माइल करते हुए बिबिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, हालांकि ये वही लड़की है जिसे मैं अपनी पिछली लाइफ में जानता था। वो इसी तरीके से बातें करते हुए बोलता है, मेरी इस लाइफ के अंदर चीजें बहुत ही ज्यादा अलग हो रही हैं मेरी पिछली लाइफ के मुकाबले, इसलिए मैं अपनी पिछली लाइफ के इन्फॉर्मेशन के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकता। हालांकि इस चीज के अंदर बिबिंग की एबिलिटी डिटेक्शन मेरी मदद कर सकती है। तभी वहाँ पर रॉनी बिबिंग को बुलाते हुए उससे बोलता है, क्यों ना तुम हमारे साथी में मेरे घर के अंदर शिफ्ट हो जाओ। अचानक से रॉनी के मुंह से यह बात सुनकर बिबिंग शॉक हो जाती है। वो वहाँ पर रेड कलर के अंदर ब्लश करना चालू कर देती है। बिबिंग वहाँ पर अपनी नजरें चुराते हुए रॉनी से कहती है, तुम भला ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे घर में शिफ्ट हो जाऊं? जिस पे रॉनी कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं नहीं चाहता कि तुम मारी जाओ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में आकर मेरे घर में रहो, क्योंकि जितना ही तुम मेरे करीब रहोगी मैं उतनी ही अच्छी तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर पाऊंगा। रॉनी की ये बात सुनकर बिबिंग वहाँ पर और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वहाँ पर अचानक से रॉनी गाड़ी को रोक देता है। बिबिंग भी अपने सामने का सीन देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है। उनके सामने का रास्ता लैंडस्लाइड होने की वजह से ब्लॉक हो गया था, जिसे देखने के लिए कार से उतरकर वो दोनों लोग बाहर आ जाते हैं। बिबिंग कहती है कि अगर जो इसी तरीके से चलता रहा तो हम शहर तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं पर रॉनी जो सभी चीजों को शांति से ऑब्जर्व कर रहा था, वो अपने मन के अंदर कहता है, जितना कि मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर जो शहर जाने वाली इस रूट का रास्ता ब्लॉक हो गया तो फ्यूचर के अंदर सप्लाईज को यहाँ पर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रॉनी वहाँ पर साय करते हुए पीछे घूम कर जाते हुए बोलता है, चलो हम लोग विलेज वापस चलते हैं, वहाँ पर जाकर हम इस प्रॉब्लम का हल ढूंढेंगे। बिबिंग भी मान जाती है। इसी के साथ ही रॉनी वहाँ पर हाईवे के ऊपर अपने ट्रक को विलेज की ओर वापस से मोड़ देता है। ड्राइव करते हुए रॉनी वहाँ पर थोड़ा असमंजस में भी दिख रहा होता है। वो अपने मन के अंदर कहता है, चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब होती जा रही हैं। विलेज के अंदर अचानक से सिग्नल चले जाना, फिर यहाँ पर हाईवे के ऊपर शहर का रास्ता ब्लॉक हो जाना, ये सब देखने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। तभी वहाँ पर अचानक से ट्रक के टायर के नीचे कुछ निकीली सी चीजें आ जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रक के टायर पंचर हो जाते हैं और गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। हालांकि रॉनी मुश्किल से ही लेकिन अपनी उस कार को क्रैश होने से बचा लेता है। वो दोनों लोग ट्रक से बाहर आते हैं। रॉनी की नजर जमीन पे पड़ी हुई कीलो के ऊपर पड़ती है। बिबिंग की नजर भी उसी के ऊपर पड़ती है। वो उन कीलो की तरफ बढ़ने ही लगती है कि तभी वहाँ पर रॉनी उसे रोक देता है। रॉनी कहता है कि ये किसी ने जानबूझ के किया है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि कहता है कि रॉनी तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। ओह, अब तो तुम्हारे पास इतनी ज्यादा खूबसूरत साइड किक भी आ गई है। सच में ये देखने के बाद मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। ये कोई और नहीं बल्कि लिन होता है, जिसके हाथ के अंदर एक गन भी थी। रॉनी नॉलन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जिस पर नॉलन बोलता है, हाँ तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ? तुमने कल मेरे यहाँ पर इतने सारे भाइयों को मार दिया है, एट लास्ट मैं उनका बदला तो लूंगा ही। जिस पे रॉनी कहता है, बदला लेना है तो जाओ जाकर उन ज़ॉम्बीज को मारो जिनकी वजह से तुम्हारे भाइयों की जान गई है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा कोई बुज़दिल उन ज़ॉम्बीज के ऊपर एक गोली भी चला पाएगा। लिन रॉनी की ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो रॉनी को गाली देते हुए उसके ऊपर गन तानते हुए बोलता है, बहन के टके, आज तेरी मौत यहीं पर मेरे हाथों होगी। वहीं पर रॉनी जो कि अपने सामने गन को भी देखकर सीधा उसके सामने खड़ा था, वो स्माइल करते हुए बोलता है, ट्राई कर देखना है। तभी वहाँ पर पूरा सन्नाटा छा जाता है। लिन वहाँ पर अपनी गोली के ट्रिगर को पुल करता है और गोली पिस्टल से फायर हो जाती है, लेकिन वो गोली रॉनी को नहीं लगती। वो उसके पीछे खड़ी बिबिंग के पैर के ऊपर जाकर लगती है। ये देखकर रॉनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रॉनी बोलता है, लिन यू फकर। वहीं पर रॉनी को गुस्से में चिल्लाता देख लिन वहाँ पर पागलों के जैसे रोड के ऊपर हंसना चालू कर देता है। वो बोलता है कि हाँ चिल्लाओ, मुझे तुम्हारी इस तरीके की चीखें और भी ज्यादा सुननी है। तेरे जैसे किसी कचरे के साथ निपटने के लिए मैं सबसे पहले तेरे आसपास के लोगों को मारूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गया, कल मैंने देखा था कि तुम्हारा भाई इन्फेक्टेड हो गया था। मैं जानता था कि तू उसे निपट नहीं पाएगा, इसलिए मैंने तेरी मदद कर दी। मैंने पूरी की पूरी बारूद से उड़ा दिया। ये सुनकर रॉनी के सर के ऊपर मानो बम सा फूट जाता है। वो गुस्से में लिंजिन का नाम लेते हुए उसके ऊपर चार्ज कर देता है। बिबिंग उसे मना करती है, वहीं पर जो कि स्माइल करते हुए बोलता है, बेवकूफ, मैं तो ऐसा चाहता था कि तुम मेरे तरफ दौड़ते हुए आए। ये बोलते हुए लिन वहाँ पर जैसे ही अपने गन को शूट करने वाला होता है, वैसे ही उसके पीछे दो बड़ी बड़ी रेड कलर की क्रिम्सन आंखें चमकती हैं। अचानक से वो आंखें मूव करती हैं और लिन का हाथ जिसके अंदर उसने अपनी गन को पकड़कर रखा था वो वहाँ से गायब हो जाता है। खून की कुछ छींटें हवा के अंदर उड़ती हैं और हमें दिखा जाता है कि एक म्यूटेंट बीस्ट था जिसके मुंह में लिन का कटा हाथ होता है और लिन वहाँ पर जमीन पे बड़ा दर्द में चिल्ला रहा होता है। रॉनी भी उस म्यूटेंट बीस्ट को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। रॉनी कहता है, ये तो सेकंड रैंक का म्यूटेंट वुल्फ है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर विलेज के अंदर रॉनी के घर के
ऊपर आता है। वहीं पर घर की छत के ऊपर खड़े होकर रॉनी की बहन अपने भाई के वापस आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर उसके घर के दरवाजे के ऊपर दस्तक होती है। कोई वहाँ पर घर के बाहर से रॉनी को बुला रहा था। ये ब्रदर हुआंग और अंकल न्यू थे। मिंगमिंग वहाँ पर उन्हें बताती है कि उसका भाई सुबह सुबह बिंगमिंग के साथ में शहर की तरफ गया है। तभी वहाँ पर ब्रदर हुआंग मिंगमिंग से कहता है जल्दी से माउंटेन की तरफ देखो। ब्रदर हुआंग की बात सुनकर मिंगमिंग वहाँ पर माउंटेन की तरफ देखने लगती है। हालांकि उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता, जिसकी वजह से वो अपने फोन को निकालती है और कैमरा ओपन कर उसमें जूम करती है और वहाँ का नजारा देखकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि माउंटेन के ऊपर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उतर कर विलेज की तरफ आ रहे हैं। यहीं से सीन शिफ्ट होकर वापस से हाईवे के ऊपर आता है। वहीं पे रोड पर खून में लथपथ लंबी लंबी सांसें ले रहा था। हालांकि स्माइल करते वो अभी भी अपने मन के अंदर बोल रहा था लगता है कि मैं आज यहीं पर मारा जाऊंगा, लेकिन रॉनी तू भी मेरे साथी में आज यहाँ पर मरने वाला है। वहीं पर वो म्यूटेटेड बीस्ट जिसके मुंह के अंदर लिन का हाथ था, वो उसे चबा कर निकल जाता है। घबराया हुआ रॉनी और उस म्यूटेटेड बीस्ट के आई कांटेक्ट एक दूसरे के साथ होते हैं और अचानक से वो म्यूटेटेड वुल्फ रॉनी के ऊपर डैश कर देता है और अपने पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि रॉनी बड़ी इजीली इस अटैक को डॉज कर लेता है और बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस म्यूटेटेड वुल्फ के नीचे जाकर उसके छाती के ऊपर से लेकर उसके पेट तक एक लंबा सा कट लगा देता है। घायल होकर वो भी इस जमीन पर जाकर गिरता है और उसके पेट से बहुत ज्यादा खून बाहर आने लगता है। वहीं पर रॉनी जिसने एक ही अटैक के अंदर उस म्यूटेटेड वुल्फ को खत्म कर दिया था, वो अपने मन के अंदर कहता है मैं बहुत ही ज्यादा लकी था कि इस म्यूटेटेड वुल्फ की कॉम्बैट एबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो थी। अगर जो इस जगह पर यहाँ पर रात होती तो मैं और बिंग आज यहीं पर मारे जाते। वहीं पर वो म्यूटेटेड बीस्ट भी इतना ज्यादा घायल होने के बाद अभी भी जिंदा था। रॉनी कहता है कुछ भी हो जाए सूरज ढलने से पहले मुझे आज यहाँ पर इसे खत्म ही करना होगा। तभी वहाँ पर उसको जंगल के अंदर से बहुत ही ज्यादा रोर करने की आवाज सुनाई पड़ती है। रॉनी उस गुर्राने की आवाज को सुनकर तुरंत ही पहचान जाता है कि ये गुर्राने की आवाज ज़ॉम्बीज की है। रॉनी जंगल की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज झुंड बनाकर जंगल से बाहर आ रहे हैं। रॉनी उस झुंड को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने मन के अंदर कहता है क्या ये ज़ॉम्बी का झुंड? पर कल तो हमने ज़ॉम्बी के होड़ के सोर्स को खत्म कर दिया था जो कि विलेज सेक्रेटरी थे, तो क्या इसका मतलब इस ज़ॉम्बीज के होड़ का मेन सोर्स विलेज सेक्रेटरी नहीं था बल्कि वो म्यूटेटेड चमगादड़ थे। रॉनी अपने मन के अंदर ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो म्यूटेटेड वुल्फ उठकर रॉनी के पीछे खड़ा हो जाता है। वो अपने पंजे से फिर से रॉनी के ऊपर अटैक करता है। हालांकि रॉनी मुश्किल से ही लेकिन उसे डॉज कर लेता है। मुश्किल से डॉज करते हुए वो अपने मन के अंदर कहता है इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी ये बहुत ही ज्यादा तेज है। वहाँ पर रॉनी की नजर उसकी इंजरी के ऊपर पड़ती है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसका जुगाव जो रॉनी ने दिया था वो पूरी तरीके से हील कर गया था। रॉनी को पता चलता है कि इस वुल्फ के पास रिकवरी एबिलिटी है। तभी वो म्यूटेटेड बीस्ट रॉनी के ऊपर अटैक कर देता है और अपने मुंह को फैलाकर रॉनी को खाने लगता है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर उसी केव के ऊपर आता है जिस केव के अंदर नॉलन था, जिसके अंदर लिन ने ब्लास्ट भी कर दिया था। उसकी वजह से उस केव का एंट्रेंस पत्थरों से ब्लॉक हो गया था। तभी अचानक से एंट्रेंस के वो पत्थर हिलना चालू कर देते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है एंट्रेंस के पास में, जिसके वजह से उस केव का एंट्रेंस खुल जाता है और उसके अंदर से रेड कलर के ऑरा के अंदर घिरा हुआ नॉलन बाहर आता है। इसी तरफ सीन शिफ्ट होकर हाईवे के ऊपर आता है। बिबिंग कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि उस वक्त पर रॉनी की आधी बॉडी उस म्यूटेटेड वुल्फ के मुंह के अंदर थी। तभी अचानक से रॉनी की भी बॉडी उसी तरीके से नॉलन के जैसे रेड कलर के ऑरा को इमिट करना चालू कर देती है। अपने बॉडी के अंदर इस सडन चेंज को रॉनी उसके मुंह के अंदर भी महसूस कर पा रहा था। तभी रॉनी की आंखें चमकती हैं और रॉनी उस म्यूटेटेड वुल्फ के छाती के ऊपर अपनी एक किक देकर मारता है, जिसका इम्पैक्ट दूसरी तरफ उसके पीठ के ऊपर शॉकवेव के रूप में बाहर आता है। के दर्द की वजह से वो अपना मुंह भी खोल देता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। इसी चीज का रॉनी फायदा उठाता है और उसके मुंह से छूटकर बड़ी तेजी से उसके सर के ऊपर आ जाता है और अगले ही सेकंड रॉनी अपने चाकू के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। हवा में खून के छींटे फैल रहे थे जिसे उसे थोड़ी दूर पर बैठे बिंग भी आंखें फाड़ कर देख रही थी, क्योंकि उस वक्त तक रॉनी ने उस म्यूटेटेड वुल्फ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस हवा में खून के साथ में नीचे गिर रहे थे, जिनके बीच में रॉनी उस खून का शावर लेते हुए बड़े कूल अंदाज में बाहर आ रहा था, अपने ऑरा को रिलीज करते हुए। बिंग को घूरता देख रॉनी स्माइल करते हुए कहता है क्या हुआ, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? वहीं पर रॉनी को सही सलामत देख बिंग के सांस में सांस आती है। बिंग कहती है कि शुक्र है तुम सही सलामत हो, इवन तो मुझे पता था कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन पता नहीं क्यों अब की बार मुझे जरा सा भी डर सा महसूस नहीं हुआ। अपने मन के अंदर वो कहती है शायद ये इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर मुझे पता था जब तक रॉनी यहाँ पर है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वहीं पर रॉनी अपनी बॉडी के अंदर अचानक से बड़ी इस ताकत को महसूस करते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में पता तो नहीं है, लेकिन अचानक से मेरी ताकत और एबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। क्या मैंने किसी तरीके की एबिलिटी को अवेकन कर लिया है? लेकिन बिना ज़ॉम्बी कोर के एबिलिटी को अवेकन करने के बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना, इवन तो मेरे पास्ट लाइफ में भी। तभी रॉनी अपनी इमेजिनरी दुनिया से बाहर आते हुए कहता है ये बिल्कुल भी समय नहीं है यहाँ पर ये सब करने का, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा क्योंकि ये जगह पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज ने घेर ली है। रॉनी का ये बोलना ही था कि तभी वहाँ पर जंगल के अंदर से बहुत सारे झुंड में ज़ॉम्बीज बाहर आने लगते हैं। रॉनी उन्हें देखते हुए कहता है कि हमें निकलना होगा, तुम्हारे पैर इंजर्ड हैं इसलिए मैं तुम्हें उठा के दौड़ूंगा, इसलिए मुझे टाइट से पकड़ना क्योंकि रास्ते में बहुत सारे झटके लगने वाले हैं। बिंग भी इस पे ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मान जाती है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर कुछ समय बाद पर आता
है। वो ज़ॉम्बीज़ झुंड में अभी भी रॉनी और बिबिंग का पीछा कर रहे थे। वहीं पर रॉनी बिबिंग को अपनी पीठ के ऊपर कैरी करते हुए लगातार तेजी से दौड़ रहा था। अचानक से दौड़ते हुए रॉनी एक जगह से लंबी सी छलांग लगाता है, जिसके वजह से वो उछलते हुए जंगल के उन पेड़ों से भी ऊपर आ जाता है। इतनी ऊपर से रॉनी वहाँ पर अपने विलेज को भी साफ साफ देख पा रहा था। वो बिबिंग से कहता है कि मैं विलेज को देख पा रहा हूँ बोलकर रॉनी वहाँ पर एक दूसरे हाईवे के ऊपर लैंड करता है। तो वहाँ हाईवे पर भी उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। रॉम्बी उस ज़ॉम्बी के झुंड को देखते हुए कहता है ये तो बहुत सारे हैं, बिबिंग को अपने साथ में लेकर मैं इन्हें नहीं मार पाऊंगा। तभी वहाँ पर उनके सामने से एक कार आती है और वहाँ पर उस ज़ॉम्बीज़ के बीच में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। वो कार ड्रिफ्ट मारते हुए रॉनी और बिबिंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसके अंदर रॉनी के डैड और रॉनी की बहन मिंग मिंग थी। डैड रॉनी से कहते हैं कि जल्दी से कार में आ जाओ, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। इसी के साथ ही वो दोनों लोग कार में बैठ जाते हैं और रॉनी के फादर हाईवे के ऊपर उस कार को भगाना चालू कर देते हैं। हालांकि ज़ॉम्बीज़ अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। अभी वहाँ पर मिमी अपने पास से कुछ मॉलीज बाहर निकालती है और उन्हें अपने कार से बाहर उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर फेंक देती है, जिसके वजह से वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के बीच में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फायर लग जाती है। लेकिन वो सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ थे, जिसकी वजह से जलने का दर्द उन्हें जरा सा भी महसूस नहीं हो रहा था। उनकी बॉडी के ऊपर आग लगी होती है, लेकिन वो फिर भी रोर करते हुए गाड़ी का पीछा कर रहे थे। अभी वहाँ पर रॉनी के फादर अपने पास से कुछ चीज को निकालते हैं और उन्हें ज़ॉम्बीज़ के ऊपर फेंकते हुए कहते हैं ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। एक बॉम्ब होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज़ उसी के अंदर खत्म हो जाते हैं।